साहित्य सनातन होता है और वो हमेशा रिलेवेंट होता है। जैन साहित्य दुनिया को सब कुछ दे सकता है। विश्व को हमने दिया है, किंतु हम ये बताना भूल गए कि आपने ये हमसे लिया है। वी आर सो गुड, आई थिंक आई एम सेइंग इन सार्कास्टिक वे। आप लंदन में, ब्रिटेन में जाओगे तो आपको शेक्सपियर की कितनी सारी चीजें, वहाँ एक आपको रिस्पेक्ट दिखेगा। किंतु आप पूछोगे कि उपमति बहुप्रपंचा के लेखक सिद्धर्षि गणि के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो तो ठीक है, अभी उन्होंने लिख दिया। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सीए, उनका बहुत महत्व है। शिक्षक है, लिटरेचर पढ़ाते हैं, भाषा पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। आवश्यक सूत्र के बारे में फॉरेनर्स ने अभ्यास किया है। अगर ये चीज उन्होंने किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखी होती है ना, मैं सच कहती हूँ, लोग उनको उठा कर पढ़ते। जैन साहित्य राजस्थानी, व्रज, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बिहार, मतलब कितनी सारी जगह में, बंगाली में, हिंदी में, फिलोसॉफी हमारे पास भी है। बट घर की मम्मी की कोई कीमत होती है? प्यासा कुएं के पास नहीं आ रहा है तो चलो कुएं को उठा कर लेकर जाते हैं प्यासे के पास। हमारा घर बाहर की चीजों से बहुत भर गया है और बाहर की चीजों को रखने के लिए हमने हमारे घर की जो चीजें थी ना, उसको बारी से बाहर कर दी है। द पर्सन हु इज नॉट जैन एंड ही इज टेलिंग मी एवरीवन शुड नो दिस कि वी डोंट बिलीव इन चमत्कार। सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। फीमेल के सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए होती है क्योंकि समाज को विश्वास है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगी। समाज में स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं होती है, वो संस्कृति, धर्म और मूल्य की वाहक होती है। कर्म और अनेकांत, ये ऐसी दो थियरी है जो विश्व को जैन समाज ने दी है। टेक्स्ट बुक का जो बंधारण है, जो बनाते हैं, क्या आपने उसको बताया कि हमारे पास ऐसा है? मेरे घर में है। अरे तेरे घर में अच्छे तो लाओ ने। जब कोई और उसे लेके जाके हमें पिरोसेगा तब हम उसकी वैल्यू समझेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी चकली हूँ। एक बड़े से समुद्र में से एक छोटा सा जल का बूंद लेती हूँ, हर सेमिनार में जाती हूँ और सबको देती हूँ। उसके बाद 2 लोग आकर पूछते हैं कि मैडम ये किताब कहाँ पर मिलेगी? मुझे लगता है हाश, मुझे मेरे जैसी और 10 चकली की शोध है। वेलकम टू विजन जनशासन। हम सब ने ये बात सुनी होगी कि जैन लिटरेचर यानी जैन स्क्रिप्चर्स दुनिया के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करे इतना वास्ट, विराट और विशाल है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का बेस्ट सोर्स जिन्हें माना जाता है, ऐसे गुरु भगवंत और यंगस्टर्स में आज काफ़ी गैप नज़र आता है। ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्तित्व की जो उस ज्ञान को यंगस्टर्स की भाषा में उन तक पहुंचा सके। और इस यूनिक कॉम्बिनेशन को अगर किसी ने मास्टर किया है तो वो है आज के हमारे गेस्ट श्री सेजलबेन शाह, जो 25 इयर्स तक लिटरेचर के प्रोफेसर रह चुके हैं और जिन्हें जैन स्क्रिप्चर्स में भी अद्भुत नॉलेज है। 25 इयर्स तक यंगस्टर्स को हैंडल करने के बाद भी उनकी कोमलता, उनका डाउन टू अर्थ नेचर इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने जैन लिटरेचर को अपनी लाइफ में कितने अच्छे से और कितनी गहराई से उतारा है। वी वेलकम यू टू विजन जनशासन। सबसे पहले हम सर्वज्ञ ऐसे वितराग परमात्मा को पुष्प समर्पित करके आगे बढ़ेंगे। जरूर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिन दिशाओं में आगे बढ़ रही है, उसमें जैन साहित्य, जैन लिटरेचर कितना रेलेवेंट है? प्राचीबेन, आपसे आज जब मैं बात करने वाली हूँ तो मुझे इस बात का आनंद है कि जैन साहित्य का एक पर्सपेक्टिव रखने का मौका मिल रहा है जी। आपने मुझे ये सवाल पूछा कि कितना रिलेवेंट है। साहित्य सनातन होता है और वो हमेशा रिलेवेंट होता है। मनुष्य, आप घर में पिरामिड रखते हो? कई लोग रखते हैं कि कुछ बहुत सारी दुविधाएं दूर करने के लिए साहित्य वो एक पिरामिड है। मनुष्य के जीवन की 2 आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ठहराव होते हैं, साहसिकता और रसिकता। आप साहस करते हो बचपन से लेकर, हर परीक्षा में पास होने का साहस, हर गेम में जीतने का साहस करते हो, और दूसरी है आपकी रसिकता, मतलब आपको लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। ये 2 चीज़ के साथ पिरामिड में तीसरा एक दृष्टिकोण साहित्य जो उमेरता है वो है सत्य का। साहसिकता, वीरता, रसिकता और सत्य, ये 3 चीज़ों के साथ आपका जीवन हमेशा चलता है
और ये जैन साहित्य हमें सिखाता है, लगातार सिखाता है। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, राइट। वो सारी सुविधा को किस तरह से हैंडल करना है। आप लोगों का फेवरेट वर्ड है रीच आउट। यू नो, लिटरेचर इज़ द बेस्ट वे टू कन्वे। आपको किसी तक पहुंचना है, आपके बच्चों तक पहुंचना है, स्टोरी के माध्यम से पहुंचिए। आपको मित्र के साथ बात करनी है, एक अच्छी सी स्टोरी सुनाइए। स्टूडेंट के साथ बात करनी है, एक स्टोरी सुनाइए। इसमें आपकी रसिकता, साहजिकता और प्रेम सब कुछ बरकरार रहता है। जैन साहित्य ऐसी एक हमारी धारा है जो एक चंद्र है, जिसको हमने बादलों से ढक दिया हुआ है। और ये बादलों से ढके हुए चंद्र को जब देखते हैं ना, तो उसका प्रकाश इतना है कि हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि ओ, जैन साहित्य में ये विषय है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रकार हैं। आपको स्टोरी पसंद है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कहूँ, क्योंकि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं ना, उनको मैं जैन साहित्य का वो एक पहलू दिखाना चाहती हूँ जो उनके शायद मीथ को तोड़ देगा। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बहुत सारी जगह सुनाती हूँ ये बात, फिर भी मैं आज कहना चाहूँगी कि हमारी ही कथा में, हमारे जैन साहित्य में ये कथा है। और ये कथा है हमारे छोटे से रोहा की। वो रोहा नाम का हरिभद्र सूरी महाराज साहब के उपदेश पद करके एक ग्रंथ है, और उसमें ये सारी कहानी आती है। हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने इसका संपादन किया है, उसमें जो काफ़ी उसके बारे में लिखा है, और उसके बाद हमारे यहाँ भी उसका काफ़ी विवरण हुआ है। उसमें एक बात आती है रोहा की। ये आपका जो रोहा है ना, छोटा सा 8-10 साल का लड़का है, और राजा को मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, मैं बीच का छोटा सा हिस्सा आपको कहूँगी कि राजा को लगता है कि इसको मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पहले तो उसका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा ना, उसकी बौद्धिकता कितनी है, वो कितना योग्य है, अयोग्य है। तो वो रोहा को अलग अलग सवाल भिजवाता है। वो रोहा के गांव में, वो जान लेता है कौन से गांव में है। 10 साल के बच्चे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है। यस। तो और उसको पूछा जाता है एक सवाल, कि उसके गांव में सवाल भेजा जाता है, जहाँ पंचायत जैसा आप सोच लीजिए, और बड़े बुजुर्गों को सवाल करते हैं कि आपके गांव में एक शिला है, बड़ी सी शिला है, उस शिला है, उसके नीचे आपको एक मंडप बनाना है। शर्त ये है कि मंडप नीचे रहेगा, शिला ऊपर रहेगी, और आपको शिला को हटाना नहीं है। राजा ने ये सवाल गांव में भेज दिया कि आप लोग ये सब कुछ कर दीजिए, नहीं तो आपके गांव को सजा दी जाएगी। सब लोग डर गए, ढूंढ रहे हैं छोटे से बिरबल को कि हमारा बिरबल कौन है, तो कि हमारा बिरबल रोहा है। आपने बहुत सारी बिरबल की स्टोरी सुनी है, बट आपने रोहा की स्टोरी नहीं। और यहाँ रोहा आपको एक सॉल्यूशन देता है। ये सॉल्यूशन ये देता है गांव वाले को कि आप चिंता मत कीजिए, अब हो जाएगा। अरे कैसे होगा भाई, बताओ तो सही। रोहा कहता है कि कुछ मत कीजिए, आपकी जो शिला है उसको तो हम हटा नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं, तो एक काम करते हैं, शिला के आसपास 4 ऐसे हम लोग दिशाएं ढूंढ लेते हैं, और 4 दिशाओं में हम खड्डा करने की शुरुआत करते हैं। बीच का भाग ऐसा ही रखेंगे, ऐसा खड्डा करेंगे। उस खड्डे पर आप एक पिलर जैसा रख दीजिए, और पिलर मतलब नीचे आपका मंडप हो गया, शिला ऊपर की ऊपर रह गई। और गाँव वाले ये करते हैं, और राजा को कहते हैं कि हमने ये कर दिया। राजा को पता है कि ये रोहा ने गांव वालों से किया है। बट इस प्रकार की बहुत सारी स्टोरी, अब ये स्टोरी आप मुझे बताइए कि स्कूल में आप सिखा सकते हो अकबर बिरबल की स्टोरी के साथ? डेफिनेटली। और जैसे हम कहते हैं कि जिन शासन में लगभग 3.5 करोड़ स्टोरीज भरी हुई है, और हर एक स्टोरी का अपना एक मॉरल है, जैसा आपने ये बताया, मतलब हर एक स्टोरी कुछ ना कुछ सिखाती है। True. The only thing is we have to make it reach out to people. Yes, reach out. That's my main thing कि लिटरेचर आपको रीच आउट करना सिखाता है। और कैसे? बड़े बड़े स्कॉलर बन के विद्वतापूर्ण व्याख्यान देकर नहीं, सरलता से, सहजता से। आप जब किसी को स्टोरी कहते हो ना, आपके साथ बंध जाते हैं वो लोग। और इसलिए लिटरेचर इज लाइफ। लिटरेचर इज लाइफ। साहित्य सनातन है, साहित्य हर समय में उपयुक्त है, रिलेवेंट है, बट ओनली वन थिंग, यू हैव टू चेक योर स्पेक्स। आप कौन से पर्सपेक्टिव से, मैं मेरे वाले स्पेक्स की बात नहीं कर रही हूँ प्राची जी, आप कौन से पर्सपेक्टिव से इसको देखते हो और कौन से पर्सपेक्टिव से उसको प्रस्तुत करते हो, ये 2 चीज़ देखनी है। जी, शायद हमने प्रवचन में जितनी बातें सुनी हैं, उससे हम सबके माइंड में यही पर्सपेक्टिव है कि जैन लिटरेचर मतलब धार्मिक बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं, इट्स ऑल अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। लेकिन
क्या जैन लिटरेचर लाइफस्टाइल के लिए कोई बातें बता सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर दे सकता है। प्राची जी, जैसे कि मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी समय में साहित्य और संस्कृति बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो शास्त्र होता है ना, उसका वहन साहित्य करता है। आपने कहा कि ये धार्मिक है, वो धार्मिक तो है, वो तो होना ही है उसको, बट वो वैचारिक है। और वो वैचारिकता की वजह से आपको लगता है कि ये सिर्फ धार्मिक है और इसमें कुछ नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। जैन धर्म एक निवृत्ति का धर्म है। हमारा जो साहित्य की एक धारा है, उसको अगर आप समझोगे ना, तो आगमिक साहित्य और उसके बाद हमारे आगम में ज्ञाता धर्म कथा, एक पूरा ऐसा आगम है जिसमें धर्म कथा आदि है। तो आपको लगा कि सिर्फ ये धर्म कथा है, ये धर्म कथा नहीं है। ये लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ को कैसे मोल्ड करना है। अभी फिलहाल ही मैंने एक जगह पर लिखा है, अध्यात्म कल्पद्रुम करके एक हमारा ग्रंथ है। अध्यात्म कल्पद्रुम में आपको 16 चैप्टर्स है। मैं आपको थोड़ी आज की भाषा का प्रयोग करूँगी। ये 16 चैप्टर आपका लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट में आप क्या सिखाते हो? गुस्सा कम करो सिखाते हो। आप सिखाते हो काउंसलर के पास जाओ, अपनी बातें बोल दो। अरे हमारे भगवान ने तो ये बातें कही है, बट शास्त्रों के शब्दों के साथ कही है, और उसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ रिलीजियस है, इसमें इतिहास है, इसमें संस्कृति है, इसमें हमारा पूरा आर्थिक व्यवहार है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ ऐसे माना जाता है कि दिनार करके एक शब्द है, वो मुगल के आने के बाद ही आया है, मुगलों के करेंसी के लिए, राइट? ऐसा नहीं है। अगर आप हमारा एक ग्रंथ है वसुदेव हिंदी, उसमें जाइए तो आपको वहाँ ये शब्द मिलेगा, और आपको पता चलेगा उस समय रोम के साथ और बाकी के देशों के साथ हमारा व्यवहार चल रहा था। ये जो सारा साहित्य है, उसकी रचना हमारे आचार्यों ने की है। आचार्य विचरण करते हैं तो उसके साथ वो बहुत सारे प्रदेशों को देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत पावर। तो ये सारा इतिहास, उस समय की प्रजा, उस समय का शासन, उस समय का समाज कैसा है, वो सब कुछ आपको साहित्य से मिलता है। और ये इसीलिए सिर्फ धार्मिक नहीं है। दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी, जब आगम का जो समय था प्रभु महावीर के बाद, हमारे पास कितने वैचारिक धारा थी आपको पता है? 363 अप्रोक्सीमेटली। इतनी धाराएं थी, बहुत सारे मतलब धर्म थे, जिसको आप बौद्ध धर्म कहो या और गौशालक जी का कहो। वैचारिक धाराएं मतलब 363 डिफरेंट शास्त्र थे। हाँ, तो वो अलग शास्त्र या अलग धर्म थे। तो ये जो गौशालक, राइट, गौशालक के एक समय के प्रभु महावीर से भी ज्यादा शिष्य थे। आज कहाँ है वो? समय के साथ ये सब कुछ कम होता है और ज़्यादा होता है, किंतु ये साहित्य हमें वो समय का पूरा इतिहास देता है। धर्म के साथ जुड़कर वो आपको सिखाता है। एक धर्म की कथा, फिर से एक आपके सवाल के साथ एक कथा मैंने जैसे आपको कहा है, तो एक धर्म की कथा में ऐसा आता है कि एक ससुर है हमारे, और वो ससुर सोचते हैं कि इतना सारा धन है, उसको किसको मैं दूँ, सबको किस तरह से उसका बंटवारा करूँ। तो आप बोलोगे कि क्या उसमें डिफिकल्ट है, 4 में विभाजित कर दो। ससुर ने सोचा ऐसा नहीं, 4 में विभाजित करूँगा तो डबल नहीं होगा, मुझे तो ऐसी व्यक्ति के हाथ में ये धारा देनी है जो उसको डबल करे, 7 पीढ़ियों के बारे में सोचे, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी 4 बहुओं की परीक्षा लेता है। नाउ यू सी द पर्सपेक्टिव। वो बेटों की परीक्षा नहीं लेता है, वो किसकी परीक्षा लेता है? बहू की परीक्षा लेता है। उसको 5-5 चावल के दाने देता है, और चारों बहू को बुलाकर कहता है कि ये 5 चावल के दाने हैं, आपको इसको मैं जब मांगूंगा तब आपको मुझे देना है, इसको संभाल के रखना, या आपको जो चाहे वो करना। एक बहू सोचती है 5 चावल के दाने, क्या होगा इससे? वो चुपचाप उसको फेंक देती है कि जब भी मांगेंगे घर में इतना सारा चावल है, मैं लाकर दे दूंगी। दूसरी बहू बोलती है कि दिया है, कुछ काम का होगा, एक डब्बी में उसको संभाल के रख देती है, जब मांगेंगे तब दे दूंगी, शायद ये चावल उसी समय के होने चाहिए, ऐसा होगा। तीसरी बहू क्या करती है? मेरे जैसी है, खा जाती है, बोलती है मैंने खा लिया, इसको फेंकना तो ठीक नहीं है, चलो। बट चौथी बहू सोचती है कि ये 5 चावल के दाने दिए हैं, कुछ तो काम होगा, कुछ तो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। पता है आपको वो क्या करती है? वो 5 चावल के दाने अपने मैके भिजवाती है और कहती है कि मेरा एक काम है, ये 5 दाने आप बो दो ज़मीन में और उसको नर्चर करो, उसके बाद उसके पौधे आए तो जितने चावल हो उसको भी आप उसकी भी खेती करो। और 5 साल के बाद ससुर सबको बुलाते हैं, और आप समझ सकते हो कि उन्होंने किसके हाथ में। तो ये कहाँ धर्म है? ये जीवन की समझ है, ये जीवन की सोच है जो आपको साहित्य से मिलती है। एक मीथ के साथ जब चलते हैं ना प्राची जी, तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं। मीथ को तोड़ने की आवश्यकता है।
एकदम सही बताया आपने कि एकदम नॉर्मल एक नेचुरल स्टोरी भी हमको कितना बड़ा मॉरल सिखा सकती है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ करना है जहाँ बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से जैनिज्म दुनिया को और क्या मार्गदर्शन दे सकता है? जैन साहित्य दुनिया को सब कुछ दे सकता है। दुनिया के सबसे बड़े प्रश्न क्या है आज आपके? एनवायरनमेंट क्राइसिस, ह्यूमन के क्राइसिस है। मैं आपके साथ वो सारी बातें हिंसा की नहीं करूँगी, मैं बहुत छोटे लेवल की बात करूँगी, क्योंकि वो मेरा है ना, वो सूफी फ़कीर है ना, उनके जैसा है। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, मुझे इनको पकड़ के ऊपर जाना है, अकेले अकेले ही नहीं जाना है। तो हम ये बात को ध्यान में रख के करेंगे। दुनिया को वो क्या दे सकता है? आपको पता है, हमारी एक कथा है उपमिति भव प्रपंच, उसके लिए अंग्रेजी स्कॉलर ने कहा है, हमारे यूरोपियन स्कॉलर ने कहा, हरमन जैकोबी ने कहा है कि दुनिया की बेस्ट रूपकात्मक नवलकथा है और भारत की सबसे पहली रूपकात्मक नवलकथा है। आपको पता है ये बात? नहीं पता है। गुजराती साहित्य का जो आरंभ हुआ ना, उसकी सबसे पहली 2 कृति किसने लिखी है पता है? जैन आचार्यों ने, शालिभद्र सूर्य और व्रजसेन ने। हमें नहीं पता है। हमारे यहाँ भारतीय कथा साहित्य की बहुत सारी परंपरा है, वो किसने लिखी है? हमारे आचार्यों के पास से मिली है। हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि ये धर्म का साहित्य है और इसमें सिर्फ धर्म की बात है। धर्म समाज से अलग नहीं है। धर्म हमको लाइफ कैसे जीनी है, अच्छी तरह लाइफ कैसे जीनी है, वो सिखाता है। और ये धार्मिक साहित्य सिर्फ नहीं है, किंतु और एक आपको बात को, आपको सबसे, आप बचपन में आपने देखा होगा वो विक्रम बेताल की स्टोरी देखी है? पता है उसके रूट्स कहाँ पर है? जैन आचार्यों के। दक्षिण की एक वाचना है, उसके बाद हमारे एक क्षेमंकर मुनि हुए, उन्होंने संस्कृत में ये सिंहासन बत्रीसी की पूरी कथा उनमें लिखी। उसके बाद बहुत सारे आचार्यों ने लिखी, इसको कथा चक्र कहते हैं। साहित्य के डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, किंतु अलग अलग समय पे आचार्यों ने वो विक्रम का एक जो रूपक है उसको यूज़ करके उसकी कथाएं ली, और उसमें छोटी छोटी कथाएं आती है। और एक बात कहूँ, विश्व को क्या दे सकते हैं ना, विश्व को हमने दिया है, किंतु हम ये बताना भूल गए कि आपने ये हमसे लिया है। एक छोटी सी और बात, सिंड्रेला को पता है? राइट। सिंड्रेला का जो मूल है ना, वो कहता है कि यूरोपियन स्टोरी 14वीं 15वीं सदी में है। वो ही कथा बीज, स्टेप मदर का जो कथा बीज है, वो हमारे यहाँ 10वीं सदी में आराम शोभा रासमाला में आपको मिलता है, एंड सुगंध दशमी में मिलता है। ये बातें हमें पता ही नहीं है। हमने दुनिया को दे दिया है, बट वी आर सो गुड, आई थिंक आई एम सेइंग इन द सार्कास्टिक वे, बट हमें बताना भूल गए कि हमने ये दिया है। फिर भी आज के समय में हम दुनिया को बेस्ट मॉरल स्टोरी दे सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वैल्यू एजुकेशन की बात करती है, वहाँ मैं चाहूँगी कि हमारे पास जो बेस्ट मॉरल स्टोरी है, जो आपको समता सिखाती है, जो आपको फैमिली के साथ रहना सिखाती है, जो आपको तार्किक सवालों के जवाब सिखाती है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा और आज भी हो सकता है। लास्ट बात, मुझे पता है मेरा आंसर लंबा हो रहा है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी, हमारे पास ऐसी स्टोरी भी है प्राची जी जिसमें आप सवाल जवाब करते हो, ऐसी भी। तो ये भी सारी चीज़ें हम दुनिया को आज दे सकते हैं। अगर आपका कहना है कि जैन लिटरेचर अपने आप में इतना यूनिक है, तो क्या कारण है कि ये समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों ऐसा है कि सोसाइटी और जैन लिटरेचर में एक गैप नज़र आता है? बहुत सही सवाल पूछा प्राची बहन आपने। आपकी बात सही है कि इतनी यूनिकनेस होने की वजह से ये जो गैप है, ये गैप क्यों है, उसको अगर हम थोड़ा समझें तो आपके ही थोड़े पीछे जाए, मतलब आपने जो सवाल पूछे उसमें, तो एक मान्यता हमारे मन में बैठ गई है कि इसमें सिर्फ धर्म की बातें हैं। दूसरी मान्यता जो नॉन जैन समाज है उसमें बैठ गई है कि ये सिर्फ जैनों के लिए है, इसमें सिर्फ वितराग की और वैराग्य की बातें आती है। और तीसरी चीज़ लैंग्वेज, इसकी जो भाषा है, शुरुआत में आपने जानते हो जैसे प्राकृत में लिखी गई, उसके बाद संस्कृत में, जूनी गुजराती, अपभ्रंश, और आज गुजराती में। ये जो भाषा की वजह से भी एक गैप पड़ गया है, किंतु ये गैप सिर्फ भाषा की वजह से नहीं पड़ा है। हमने शास्त्र और सिद्धांत उसको कई बार बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया। जब हम स्टोरी करते हैं ना, ओ साहित्यवाड़ा છે,
मतलब आप उसको इवेल्यूएटली थोड़ा नीचे ला देते हो, आप उसका स्तर अपने आप में ऐसा सोचते हो कि साहित्य में तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? कथा होती है, स्टोरी होती है, थोड़ी कहानी होती है, थोड़े गीत वगैरह होते हैं, पद्य होता है। साहित्य में और कुछ होता है? मतलब साहित्य में जीवन है, साहित्य में मनुष्य को समझने की एक तैयारी है, एक भावना है, एक कसौटी है। इस तरह से साहित्य को हमने कभी देखा ही नहीं है। आप लंदन में, ब्रिटेन में जाओगे तो आपको शेक्सपियर की कितनी सारी चीज़ें, वहाँ एक आपको रिस्पेक्ट दिखेगा। किंतु आप पूछोगे कि उपमती बहुप्रपंचा के लेखक सिद्धर्षि गणी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो तो ठीक है, अभी उन्होंने लिख दिया। एक रिस्पेक्ट जो होना चाहिए, मनुष्य को दो चीज़ कमानी होती है। मैंने जैसे आपको कहा कि वो साहस करता है और दूसरे बात उसको ह्यूमन जो सोसाइटी है उसके साथ एक कनेक्टिविटी चाहिए, राइट। उसके साथ उसको क्या चाहिए? सम्मान, आदर, राइट। हमारे यहाँ आपको पता है साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सीए, उनका बहुत महत्व है। शिक्षक है, ओ ठीक है, पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, भाषा पढ़ाते हैं, अच्छा ठीक है। मतलब हमने अपने आप में ये सोच लिया है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जब कुछ भी नहीं है तो आप जाओगे ही नहीं। आपको अगर पता है कि ये गांव में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो उस गांव में आप जाते ही नहीं हो, और वहाँ आप अपनी श्रद्धा को तोड़ देते हो। श्रद्धा चली जाती है तो व्यवहार चला जाता है, व्यवहार के बाद तो फिर कोई एक्शन आएगी ही नहीं। तो ये गैप का जो कारण है वो हमारी मान्यता है कि हमने ऐसा सोच लिया कि इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें सिर्फ धर्म की बातें की जाएगी, इसमें सिर्फ लास्ट में अंत में दीक्षा की बातें हो जाएगी। ये सिर्फ यहाँ हमारे समाज तक सीमित है, ऐसा नहीं है। गुजराती साहित्य का जब इतिहास लिखा गया, बाद में तो उसमें कुछ शामिल किया गया है, बट जब शुरू में इतिहास लिखा गया ना, तब उस इतिहास में जैन साहित्य के कुछ ही पन्ने थे, कुछ ही पन्ने, जबकि लिखने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा थी। हमारे उपलब्ध साहित्य भी बहुत सारा है। अगर आप ग्रंथ भंडार में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी किताबें हमारे आचार्यों ने लिखी है, इतनी सारी हस्तप्रत आज अप्रगट है, इतना सारा साहित्य आज तक समाज के पास नहीं आ पाया है। किंतु वहाँ तक जाने की एक जिजीविषा होती है, एक इच्छा होती है, वो हमने जगाने में हम निष्फल गए हैं। ये बहुत ही बड़ी किंतु सत्य वास्तविकता है, कड़वी वास्तविकता जिसको हम गुजराती में कहते हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि एक कुतूहल, एक रोमांच, उसके कुछ बातें रखने में हम निष्फल गए हैं। हमें लगा कि हम बड़े गंभीरता से बात करेंगे तभी वो बात पहुंचेगी, नहीं। एक राजा की वो स्टोरी आपको पता है ना कि उसको एक बेटा था और बहुत बिगड़ा हुआ बेटा था, और राजा को लगा कि मेरा बेटा राजकुंवर बनने वाला है तो उसको सिखाओ। तो बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, उसको सिखाने की कोशिश की, वो नहीं सीखा। दूसरे लोगों ने दूसरे साल दूसरे पंडित आए, नहीं सीखा। तीसरे साल एक पंडित आए जो आप जैसे और मेरे जैसे थे, और जो उसने कहा कि कुछ मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ स्टोरी बताऊँगा। और उसने वहाँ से वो साहित्य के द्वारा पढ़ा। साहित्य का मतलब सिर्फ कथा साहित्य है ऐसा भी मत समझिएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, हमारा रायपण्य सूत्र है ना, उस रायपण्य सूत्र में आपको संगीत, नृत्य, कितनी चीज़ें मिलेगी। रागोपनिषद ये ग्रंथ है, थोड़े समय पहले मुंबई में उसका काफ़ी बड़ा फंक्शन भी हुआ था, उसमें 64 रागों की बात की है। द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक रिटन बाय जैनाचार्य। सो नाउ यू सी कि कोई आपको ला कर देता है, आपकी थाली में परोसेगा तभी आप खाओगे। आप उठकर किचन में यानी ग्रंथ भंडार में नहीं जाओगे क्योंकि आपने सोच लिया है। तो ये गैप रहना है, क्योंकि हम अपनी मीत के साथ, हम अपने गूगल्स के साथ बहुत व्यस्त है अपने आप में, और हमें अपने आप से बहुत संतुष्ट है। हमें लगता है कि इस दुनिया का सब कुछ हम जानते हैं। अपने बारे में जानने की ज़रूरत क्या है? सब कुछ हमने जान लिया है, तो अपने बारे में जानने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं, और इसके वजह से ये गैप बहुत बड़ा रह गया है। रायपण्य सूत्र में प्राची जी आपको नाटक के बारे में, आपको राग के बारे में, आपको काव्य शास्त्र के बारे में इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच में पड़ जाओगे। सिद्धहेम शब्दानुशासन जो हमारे आचार्य ने लिखा है, हेमचंद्राचार्य सूरी ने जो लिखा है, जहाँ से हमारी भाषा की शुरुआत हुई है, आप सोच में पड़ जाओगे। इतना बड़ा व्याकरण का ग्रंथ एक आचार्य ने लिखा है,
शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, किस तरह से अगर ये चीज़ उन्होंने किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखी होती ना, मैं सच कहती हूँ लोग उनको उठाकर नाचते। फॉरेनर्स ने हमारे आचार्यों को सचमुच ऐसे उठाकर वो नाचे, इतना पढ़े हैं। आवश्यक सूत्र के बारे में फॉरेनर्स ने अभ्यास किया है, और मैं अगर गलती नहीं कर रही हूँ नाम में, तो लॉयमान ने वो अभ्यास किया है। और वो दूसरे विश्व युद्ध हुआ, उनका पूरा जो थीसिस था वो पब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद उनके बेटे मनु लॉयमान ने वो पब्लिश किया, किंतु सिर्फ 50 कॉपी पब्लिश की। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह महाभारत के लिए कहता है ना कि विश्व में जितना भी कुछ है वो यहाँ पर है, वैसे आवश्यक सूत्र के बारे में कहा जाता है कि विश्व में जितनी सारी बातें हैं वो यहाँ पर है। हमारे आगमों में विश्व के सारे संबंधों के बारे में है, सब कुछ के बारे में है। तो वो उन्होंने बाद में अपने पिता के बाद, विश्व युद्ध के बाद, उन्होंने सिर्फ 50 कॉपी पब्लिश की। आज आप समझ सकते हो 50 कॉपी वहाँ पर जब पब्लिश हुई और वो हम तक नहीं आई, और हमने फिर उसका कुछ लगा नहीं होगा हम लोगों को कि कोई मूल्य है, तो हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, शायद नहीं की, किंतु एक जागृति का अभाव, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, हमें उससे क्या लेना देना है। शायद हम ये बोल रहे हैं कि हमारा ही उससे लेना देना है, क्योंकि हमारी लाइफ के जो भी क्वेश्चंस है वो हमें यहीं से आंसर्स मिलने वाले हैं। ट्रू, हमारे पर्सपेक्टिव्स ने ही शायद हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमारे आंसर्स तक पहुंचने में। बहुत सही कहा कि ये पर्सपेक्टिव को थोड़ा वाइडली हमें देखना है, क्योंकि हम गंवा रहे हैं अपने हीरे को और हम आर्टिफिशियल हीरो के पीछे भाग रहे हैं। और जब कोई और उसे लेके जाके हमें पिरोसेगा तब हम उसकी वैल्यू समझेंगे, क्योंकि आपको वो ग्रंथ भंडार तक नहीं जाना है। तो धर्मसूरी महाराज साहब का नाम आपने सुना होगा, काशी वाले। उस समय एक वो विचरण में थे साहब जी, और पता चला कि एक डिक्शनरी प्रकाशित हुई है, और उस डिक्शनरी में जैन धर्म को बौद्ध धर्म की धारा माना गया था, मतलब गलत तरीके से लिखा गया था, तो कि ये प्राचीन नहीं है। आप जानते हो कि भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म है। कितना प्राचीन है कि आपको जो सिंध घाटी के चित्रों के साथ हमारे कुछ आप तुलनात्मक अभ्यास जब आप करोगे तो आपको वो मिलेगा टॉपिक। तो उसकी बात बाद में करती हूँ। बट धर्मसूरी महाराज साहब ने वो देखा कि जैन धर्म की प्राचीनता पर जो प्रहार करे ऐसी बातें डिक्शनरी में है। अभी उनको लगा उस समय कि मैं जब कहूँगा तो मेरी बात कौन सुनेगा, क्योंकि मैं तो जैन हूँ। जैसे कि मैं जाती हूँ सेमिनार में तो लोग हमेशा यही कहते हैं, प्राची जी जैन स्टोरी सुनाएगी क्योंकि ये तो जैन है। बट तो आचार्य तो बढ़े, उनको लगा नहीं मैं कुछ नहीं। उन्होंने हरमन जैकोबी को तैयार किया, और हरमन जैकोबी ने पूरा अभ्यास करके फिर जोधपुर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में हरमन जैकोबी ने जो अभ्यास किया था, और फिर उन्होंने बताया कि जैन धर्म इतना प्राचीन है, वो बौद्धिक की धारा नहीं है। आप समझ, वो जागृति, मैंने आपको कहा ना कि हम जो हो रहा है होने देते हैं, अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमें वो एक लगन, वो ये मेरा धर्म है, उसके सबसे पहले तो उसको जानो, जानने के बाद उसको समझो, समझने के बाद उसको स्वीकारो। ये तीनों चीज़ जैन साहित्य के बारे में हमारे समाज में मिसिंग है। और शायद हम लोग कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने चाहिए, मैं कहती हूँ कि शास्त्र को अगर सहजता से पहुँचना है ना तो साहित्य पढ़ना चाहिए। शास्त्र तक पहुँचने की ये एक माध्यम है, वो साहित्य है। और ये बात जब लोगों को समझ में आएगी तो अपने आप वो साहित्य के प्रति जाएंगे और अपना गैप अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे आपने दो चैलेंजेस बताए, एक है कि हमारा पर्सपेक्टिव हमें बिल्ड करना है कि यहाँ पर हमें अपने आंसर्स मिलने वाले हैं, और दूसरा शायद उस पर्सपेक्टिव, जो हमारा गलत पर्सपेक्टिव है, उसे तोड़ने के लिए हमें सही लैंग्वेज में वो नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि नॉलेज एक बैरियर है, तो उस नॉलेज, एक समय पे जब संस्कृत और प्राकृत में ग्रंथ थे, शायद कोई मुनि भगवंतों को लगा होगा और उन्होंने गुजराती साहित्य की शुरुआत की। तो आज आपको क्या लगता है कि इस लैंग्वेज बैरियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? प्राची जी, जम्बू विजय महाराज साहब को जब द्वादशांगी नई के बारे में पढ़ना था ना, तो उन्होंने तिबेटियन भाषा खुद सीखी थी। जी, उन्होंने लगभग 14 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, क्योंकि उनको वो सीखना था। वो जो प्यास होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए इसको ट्रांसलेट कर दे। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये हीरा है ना, तो आप खुद उसके पास जाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए।
बात सही है कि हमें प्राकृत में लिखे गए ग्रंथ, फिर संस्कृत में, फिर उसका गुजराती में चूर्णी, निरुक्ति, बालावबोध, पता है आपको, एक बालावबोध की एक परंपरा जैन साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। और बालावबोध परंपरा में क्या होता है कि जो हमारे सिद्धांत है ना, उसको सरल तरीके से सिखाए जाते हैं। प्रभु महावीर के समवस्त्रण में कैसे आप जानते हो ना कि सभी लोगों को जो भगवान कहते हैं किंतु सबको समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं किंतु सबको अपनी भाषा में वो समझ में आता है। अब सोचिए वो कैसे होता होगा। तो उसकी एक बड़ी सी अच्छी सी स्टोरी है, वो आपको मैं बीच में कह देती हूँ तो आपको मज़ा आएगा थोड़ा सा। कि एक बार हमारी ग्रंथों में ही ये बात आई है कि एक बार एक प्रवासी था और वो प्रवासी के साथ 3 अपनी पत्नियां थी। 3 पत्नियों के साथ वो जा रहा था, राइट नाउ। 3 पत्नियों के साथ वो रण का विस्तार है, तो वो जा रहा है और उनको प्यास लगती है। तो एक जो पत्नी है वो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाना सुना दीजिए ताकि मेरी प्यास ख़त्म हो जाए और ये चलने के लिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। दूसरी पत्नी कहती है कि आप जो सरोवर में कमल खिले हो, इस सरोवर का मुझे पानी पिला दीजिए ताकि थोड़ी सी मेरे में ताकत आए और मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊँ। तीसरी पत्नी कहती है कि आप अभी कोई शिकार कीजिए और मुझे थोड़ा सा खाना दीजिए ताकि मैं वो खाऊं और मुझे शक्ति मिले। ये अपना जो प्रवासी है वो कहता है सरो नथी। 2 ही शब्द तीनों को समझ में आ गए। सरो नथी मतलब पहली पत्नी को जवाब दिया मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है। दूसरी को समझ में आया सरोवर आसपास नहीं है। और तीसरी में सरोवर बाण मतलब शिकार बाण, तो मेरे पास बाण नहीं है। एक ही भाषा सबको समझ में आई। वैसे ही हमारे प्रभु की जो भाषा थी ऐसी भाषा थी कि वो सबको समझ में आती थी। जी, ये हमारे ज्ञानी महापुरुषों का शायद एक स्किल थी कि वो कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में भी बहुत कुछ कह जाते थे। ट्रू। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने भाषा की क्रांति की। उन्होंने जिस भाषा में देशना दी वो भाषा वहाँ की लोक भाषा में, सरल भाषा में देशना दी, ना कि ज्ञानियों की भाषा में, ना कि संस्कृत में। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या हमें भी अभी की लोक भाषाओं में हमारे साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए? प्राची जी, आपको आश्चर्य होगा कि सबसे पहले हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उन्होंने हमें लिपि दी, राइट। और उसके बाद प्रभु महावीर तक आते आते प्रभु महावीर ने हमें अर्धमागधी भाषा में अपना दिया कि लोकल भाषा, सबको मेरी बात समझ में आए, इस भाषा में बात करनी चाहिए। तो आज सबको समझ में आए ऐसी भाषा में अगर बात करनी है तो उसको ट्रांसलेट किए बिना हम सब अपनी मातृभाषा के पास जाएंगे ना, तो अपने आप हमें अपना साहित्य समझ में आएगा। क्योंकि जैन साहित्य राजस्थानी, व्रज, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बिहार, मतलब कितनी सारी जगह में, बंगाली में, हिंदी में, कितनी सारी भाषाओं में लिखा गया है। सिर्फ एक भाषा में नहीं लिखा गया है। तमिल तेलुगु, मतलब आप देखो तमिल तेलुगु, साउथ आप जाते हो, आप बंगाल तक जाते हो तो आपको ईस्ट इंडिया वगैरह कवर हो जाते हैं आपके, फिर ऊपर नॉर्थ और वेस्ट भी, तो पूरा भारत आप, तो आप अपनी भाषा को सीख लीजिए। अगर आप अपनी भाषा को सीख लेंगे, अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी भाषा क्या है। आप राजस्थानी हो, अगर आप हिंदी घर में बोलते हो, अगर आप गुजराती बोलते हो, तो ये सब कुछ है। किंतु समय के साथ हाँ, अगर ये भाषा कोई पढ़ने को तैयार नहीं है तो उसके ऑडियोस के माध्यम से भी हम उसको पहुंचा सकते हैं। हम उसके बहुत सारे मतलब तरीके हैं, उसके द्वारा उसको पहुंचा सकते हैं। किंतु भाषा वो बैरियर नहीं बनना चाहिए। मेरी प्यास इतनी तीव्र होनी चाहिए कि मेरे जिन शासन में उपमिति भव प्रपंचा लिखा गया है, मेरे जिन शासन में वसुदेव हिंदी लिखा गया है जिसकी एक बड़ा इतिहास है, तो वो मैं जानूं। हम सिर्फ मैकबेथ की बात करते हैं या फिर हम सिर्फ कांट की बात करते हैं। फिलॉसफी हमारे पास भी है, बट घर की मम्मी की कोई कीमत होती है? नहीं होती है ना। वैसे हमारे घर में, हमारे शासन में जो कुछ है उसकी कीमत हमारे लिए नहीं है, विश्व के लिए है। लेट्स अंडरस्टैंड आवर ओन स्ट्रेंथ। आपने जैसे बात की कि हम अपने ज्ञान भंडारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बुक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इससे मुझे एक बात, बुक को एक्सेस कर पा रहे हैं बट हम नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ तक। बुक्स हमारे लिए अवेलेबल है, राइट।
इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। मैं जब क्रॉसवर्ड लाइब्रेरी गई थी तो मैंने वहाँ देखा कि सेल्फ हेल्प हो या स्पिरिचुअलिटी हो, ऐसे कोई भी सेक्शन में जैन बुक्स अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसा क्यों है कि हमारी बुक्स सिर्फ ज्ञान भंडारों तक सीमित रह गई है? हम लोग क्यों उसको ग्लोबलाइज करने के तरफ नहीं सोच रहे? आचार्यों को लगा था कि मेरे जो श्रावक श्राविका है ना, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो वो ही मेरे जिन शासन के प्रतिनिधि बनेंगे और वो ही उनको ग्लोबलाइज करेंगे। श्रावक श्राविके ने ये सोचा कि मैं क्यों करूँ, आचार्य ही सब कुछ करके देते हैं, तो ये ऐसी घटना हो गई है। देखिए, आप क्रॉस रोड में जाते हैं या आप किसी भी बुक स्टॉल में जाते हैं, वहाँ पर वो चीज़ होती है जिसकी डिमांड होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैन प्रजा, जैन समाज बहुत माइल्ड समाज है, वो कभी एग्रेसिव समाज नहीं है, राइट। उसकी वजह से उनके पास जो भी साहित्य था, उस साहित्य का उपयोग उन्होंने स्वाध्याय के लिए किया, खास करके शास्त्रों का उपयोग। तो शास्त्रों का उपयोग जब स्वाध्याय के लिए किया, मतलब अपने खुद के लिए किया। अपने खुद के लिए करते करते उनको ये बात कभी पता ही नहीं चली कि मेरे आनंद घन जी है या मेरे और भी कवि है, उनकी बात मुझे लोगों तक रखनी चाहिए। ये बात में हमारी थोड़ी आलस, हमारा शहरों के प्रति एक आक्रमण, हमारे जो समाज था उसको एक चलना था कि मुझे व्यवहारिक भूमिका पे इतना कुछ पा लेना है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को, उसकी वजह से शायद वो लोग उसको ट्रांसलेट करना, उसकी बात करना भूल गए। यहाँ एक बात और भी है, हम साहित्य को महत्व देना भूल गए हैं प्राची जी। पाठशाला में जितने अच्छी तरह से सूत्र की बात होती है ना, उसकी 15 मिनट भी अगर साहित्य की बात होती रहती तो वो क्या एक प्रवाह मान रहता। अब प्रवाह रहना चाहिए, मतलब हर सरोवर होता है ना, वो बंद हो जाता है, नदी होती है वो बहती है, साहित्य नदी की तरह है, वो बहता रहना चाहिए, बट उसको बहता रखने का काम समाज का है। तो हमें समझना है कि ये हमारी ड्यूटी है, तो हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। आपके घर में हीरा है, आप उसको लॉकर में रखते हो, शादी के समय पहनते होगे ना। आपने कभी भी ऐसा सोचा कि मेरे पास इतने सारे साहित्य रूप हीरे हैं, मैं उसको कभी निकाल के सेमिनार में बात करूं? मैंने कभी उसको निकाल के उसका एक पेपर पढूं? मैं कभी निकाल कर लोगों को बताओ, जो मेरे साथ नॉन जैन लोग हैं या और भी लोग हैं, उनको बताओ कि मेरे धर्म में, मेरे साहित्य में हमारे आचार्यों ने इतना लिखा गया है? नहीं बताया हमने, क्योंकि हमको लग रहा था कि पहला तो हमको वो पता ही नहीं था, और जब पता था तो हमको लग रहा था कि नहीं, उसका कोई हमारे लिए प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड, प्रोडक्टिव वैल्यू इज नॉट ओनली अबाउट मटेरियलिस्टिक लिव लाइफ, प्रोडक्टिव वैल्यू इज अबाउट वैल्यू सिस्टम, योर इनर स्ट्रेंथ। साहित्य प्राची जी मुझे एक अंदर से एनर्जी देता है, मुझे लगता है कि ये मेरा साहित्य है, और जब आप सबको ऐसा लगेगा ना कि ये मेरा साहित्य है और मुझे उसको ग्लोबलाइज करना है, तो आप अपने आप मुझे उसके रास्ते बताओगे। बट तो उसकी थोड़ी सी, जैसे आपको मैं झांकी देती हूँ ना, हर सवाल के बीच में एक एक स्टोरी कहती हूँ, तो मैं झांकी देने का काम अभी हमें शुरू करना चाहिए। जी, आप यंगस्टर्स को लगभग 25 इयर्स तक आपने पढ़ाया है, तो आप यंगस्टर्स को एकदम अच्छे से जानते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा होता है। तो ऐसी कोई 5 बुक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो यंगस्टर्स अपनी लाइफ में जिस हर एक सिचुएशन में पीसफुल रहना जो उनको सिखा सके? आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि कोई गुजराती परिवार मॉल में जाता है, क्रॉसवर्ड में जाता है, किताब घर में जाता है और उसने बहुत सारी किताबें खरीदी। शायद ही हम लोग, हमारे यहाँ ऐसे किताब खरीदने की, फिर वो घर में आकर वो किताब पढ़ने की, उस किताब पर चर्चा करने की ऐसी कोई परंपरा है। आप मान जानते हो ये भी कि आगम हम नहीं पढ़ते हैं, किंतु विनोबा जी ने हमें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया था। विनोबा भावे ने, उन्होंने सारे आगम, मतलब हमारे अलग अलग जो ग्रंथ हैं, अलग अलग पंथ है और सबकी मान्यता अलग अलग है, तो विनोबा भावे ने कहा था कि एक ही किताब अगर सारे जैन उसको माने, उसको जाने, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ हो सकता है। और उसके बाद बहुत सारे विद्वान स्कॉलर मिले, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसके बाद एक ग्रंथ तैयार किया गया, समण सुत्तम। ये समण सुत्तम एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जैन के सारे फिरके माने, ऐसा एक विचार था इसके पीछे। और इसको हम सारे, उसमें सब कुछ है,
श्रावक के आचार, साधु के आचार, जीवन, सब कुछ उसमें है। किंतु आज वो ग्रंथ का नाम शायद लोग भूलने लगे हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, हम अपनी खुशी को इतना महत्व देने लगे, और वो भी क्षणिक खुशी को। मेरी खुशी क्या है, मैंने ये खरीद लिया, मैंने ये पा लिया। मेरी खुशी ये नहीं है कि मैं अंदर से किस तरह से एनरिच हो रही हूँ। तो ये एक परंपरा होती है जो, मतलब आप कहते हो कि कला रसिक गुजराती और कला रसिक थोड़ा बैलेंस नहीं जमता नहीं है, तो ये मुसीबत है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ किताबों की डिमांड नहीं हुई। दूसरी बात, लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि गीता पढ़ते हैं या फिर बाइबल पढ़ते हैं, किंतु हम कुछ पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा कि आप पढ़िए ना, समण सूत्रम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो फिर बोलते हैं कि इंसिडेंट्स, तो हम कहते हैं कि कल्पसूत्र में तो हमारे भगवान का पूरा चरित्र है, तो उसकी चूर्णी है, उसकी जो निरुक्ति है, वो जो टीकाएँ लिखी गई है, जो हमारी भाषा में है, जो बालाओ बोध है, उसको तो आप पढ़ ही सकते हो, और उसमें तो सारे प्रसंग भी है। तो फिर वो कहते हैं कि जैन साहित्य तो सिर्फ चरित्र होता है, धार्मिक होता है, आप तो सिर्फ श्रावक श्राविका के चरित्र की बात करते हो। तो जिसको पानी पीना ही नहीं है ना, वो इंसान क्या कहता रहेगा? पानी खट्टा है, पानी का कलर ये है, पानी मिनरल नहीं है, वॉटेवर। आप जैन समाज भूल गया है कि साहित्य या पढ़ना या किताबों के साथ रहना वो ऑप्शनल नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम। वो धीरे धीरे हम दूर होते गए हैं। आप बुक शेल्फ देखोगे ना सबके घर में, तो बड़ी बड़ी इंग्लिश किताबें मिलेगी आपको, अच्छा लगे। आप पूछो कितने पढ़ी, आप खोलोगे और देखोगे ना, तो वो स्लिप होती है ना जो पैसे की रिसिप्ट, वो भी वहीं पर होती है। ये किताबों के साथ हमारा एक जो अपनापन है वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं कहती हूँ कि आपको अगर घटनाएं पढ़नी है, चमत्कार में हम बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, ये आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि वी डोंट बिलीव इन चमत्कार, किसी कि ये अचानक हो गया, नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। कर्म और अनेकांत, ये ऐसी दो थियरी है जो विश्व को जैन समाज ने दी है, और ये दो थियरी हमारे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर इसको हम ग्लोरीफाई नहीं करते, मैंने पहले ही आपको कहा, किंतु अगर आप इसको ग्लोरीफाई करोगे तो आप सोच नहीं सकते हो, इतनी आपकी रीच बढ़ सकती है। किंतु आपके मूल सवाल के प्रति अगर मैं आ जाऊँ, तो ये किताबें वहाँ पर इसलिए नहीं है प्राची जी, क्योंकि हमारे बच्चों में वो प्यास देना हम भूल गए हैं। हमने उनको हिमालय वाटर की, गिर के घी की, ऐसी सब प्यासें दी है। हमको उनको पढ़ने की, मॉरल्स की, समता की, ये सारी प्यास नहीं दी है। आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा जब फॉरेन चला जाता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, ओ वाह नाउ दे विल मेक देयर योर लाइफ, ये सब बोलते रहते हैं वो लोग। और फिर हम पूछते हैं कि इंसान जब 40, 50, 60 साल का होता है ना, तब वो अकेला होने लगता है। फिर वो तो सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ बट मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो मैंने कहा नर्चर क्या किया है भाई, जो नर्चर करोगे ना वो ही मिलेगा। हमने नर्चर करना, बीच का एक समय ऐसा था जहाँ हम नर्चर करना भूल गए हैं, और इसलिए आज इतना खालीपन है। आप लोगों की ओर देखती हूँ तो थोड़ी आशा भी होती है कि शायद आप ये ख़त्म होने के बाद कुछ किताब वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। लेट्स, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बट लेट्स फोकस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट किताबें जो हमारे सिद्धांत की है, जो हमारे शास्त्र की है, जो हमारे कथा की है, और उसको कंसंट्रेट करके हम उन तक ले जाए। प्यासा कुएं के पास नहीं आ रहा है तो चलो कुएं को उठा कर लेकर जाते हैं प्यासे के पास, शायद वो पीना शुरू कर दे। तो आपकी अभी में जवाबदारी है ये कि आपको ये कुएं को प्यासे तक ले जाना है। जैसा आपने कहा कि हमें ये ब्रिज बनना है, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, हम इसे कैसे फिल कर सकते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं प्राची जी, कैसे फील कर सकते हैं उसके, बट उसका सबसे पहला रास्ता ये है कि आप उसके अंदर एक कुतूहलता का निर्माण करो।
वो एक बीच में मोबाइल आया था कोई सैमसंग का, जिसमें बहुत ही कुतूहल था, मतलब मार्केट क्रिएट हुआ था ना, ये है वो है, ऐसे सब मार्केट क्रिएट होते हैं। आप एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे मार्केट क्रिएट कर सकते हैं? मैं अपने आप को क्या कहती हूँ पता है? चकली, पता है आपको? गुजराती समझ में आती है? तो गुजराती में स्पैरो चकली शब्द है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी चकली हूँ, एक बड़े से समुद्र में से एक छोटा सा जल का बूंद लेती हूँ, हर सेमिनार में जाती हूँ और सबको देती हूँ। उसके बाद 2 लोग आकर पूछते हैं कि मैडम ये किताब कहाँ पर मिलेगी? मुझे लगता है हाश, मुझे मेरे जैसी और 10 चकली की शोध है। अगर वो ऐसी 10 चकलियाँ मिल गई जो अलग अलग जगाई जाएगी, और वो 10 चकलियाँ जब मिल जाएगी ना, तो वो स्टोरी याद करो कि पूरी जाल को लेकर ही हम ऊपर जाएंगे। आपको पता है ना कि वो सब शिकारी आया था और चकलिया को सबको मारने वाला था, तो उसमें एकता बहुत थी, जो पक्षी थे, हाँ, तो एकता बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब शिकारी आया तो सब स्पैरो ने ताकत लगाकर पूरी झाल को ही वो ऊपर ले गए। वैसे 10 चकलियाँ मुझे मिल जाएगी तो हम 10 चकलियाँ पूरे जैन साहित्य की जो झाल है हमारी मस्त, उसको लेकर आकाश में ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपनी विद्वता के साथ साहित्य का जो हल्कापन है, जो उसकी सहजता है, जो उसकी वैल्यू सिस्टम है, उसको स्प्रेड करे। रोह की स्टोरी आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली आ सकती है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे सिस्टम में टेक्स्ट बुक में आ सकती है, किंतु टेक्स्ट बुक का जो बंधारण है, जो बनाते हैं, क्या आपने उसको बताया कि हमारे पास ऐसा है, मेरे घर में है? अरे तेरे घर में है तो लाओ ने। वो जो बात है कि आपके घर में है, उसको लाओ, उसको दूसरे को दो, तभी उनको पता चलेगा। वसुदेव हिंदी के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, कई बार बात करते हैं कि वसुदेव हिंदी में ये होता है। वसुदेव हिंदी में हमारे ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं ना, हम सार तत्वनी बात हम कई बार करते हैं, हमारे ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशंस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स, और वो डिज़ायर्स आपको कहाँ तक ले जाती है, वो अगर आपको समझना है तो आपको वसुदेव हिंदी के पास जाना पड़ेगा। आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ मैकबेथ में ही ह्यूमन रिलेशंस दिखाए गए हैं, उसी में सिर्फ दिखाया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी दिखाया गया है, किंतु उसको ग्लोरीफाई करके, उसको अच्छी तरह से, उसको डिफ़िकल्ट मत करो। लोग क्या समझने लगे हैं कि जो कुछ सरल होता है ना, वो काम का नहीं होता, उसको कुछ वैल्यू नहीं होती है। सरलता और सहजता की जितनी वैल्यू है ना, उतनी वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं है। सरलता से, सहजता से और प्यार से उनको सेल करो। मैंने आपके जैनिक के अवार्ड में कहा था, अर्न, लर्न एंड सेल। सो अर्न योर स्टोरीज, लर्न योर स्टोरीज एंड देन सेल। डोंट सेल, यू डोंट टेक दैट वर्ड एकदम टिपिकली। शेयर योर स्टोरीज इन सच अ वे कि उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी आए, और वो क्यूरियोसिटी आएगी ना, फिर अपने आप ये गैप जो है वो बट उससे पहले हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, या हमारे यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने बहुत ही रफ ऐसा एक देखा है, सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जैन स्टोरीज अलग अलग रूप में हो, वॉइस के रूप में, ऑडियो के रूप में हो, जहाँ बच्चे आकर वो सुन सके, जहाँ आपको स्टोरी टेलिंग पता है, आजकल बहुत चलता है स्टोरी टेलिंग, तो हमारे पास भी ऐसी 10 चिड़िया हो, और ये 10 चिड़िया अलग अलग जगह पर जाकर स्टोरी टेलिंग करें। वो अलग अलग जगह जाकर उस स्टोरी का महत्व समझाए, उस स्टोरी के राइटर्स का महत्व समझाए। जब लोगों को पता चलेगा ना कि आचार्य साल में 4 महीना एक जगह रहते हैं, 8 महीना विचरण करते हैं, फिर भी वो लिख पाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ असंभव है। तो ये असंभव बातें आप संभवित करके सहज रूप में शेयर कीजिए। कुछ ऐसा बन जाए कि जहाँ हम वसुदेव हिंदी की बात करें, जहाँ हम सिंहासन बत्रीसी की बात करें, जहाँ हम आराम शोभा रास की बात आराम से बैठकर पूरी स्टोरी करें। कथाएं होती है, पता है आपको, गांधी कथा होती है, राम कथा होती है, ऐसे वसुदेव हिंदी की कथा क्यों नहीं हो सकती? ऐसे उपमिति भव प्रपंचा की कथा क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कुछ होना चाहिए कि इसको हम शेयर करें, शेयर अपनी गरज से करें, उनके लिए नहीं। तो आपके अंदर वो इमोशंस आएंगे और आप फिर उसको
अपने आप दुनिया तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, बीच में आपने बताया कि जैन साहित्य इंडिया के लगभग हर कॉर्नर के लैंग्वेज में अवेलेबल है, तमिल हो, तेलुगु हो, ईस्ट हो, कन्नड़ हो। नॉर्थ हो, वेस्ट हो, हर जगह पे है। तो ग्लोबल लेवल पर जैन साहित्य पर काम हुआ है कुछ? जी प्राची जी, ग्लोबल लेवल पे जैन साहित्य पे बहुत काम हुआ है। कल्पसूत्र की प्रस्तावना हरमन जैकोबी ने लिखी है। ओह, एंड मैंने आपको पहले भी कहा कि वो धर्मसूरी महाराज साहब की आपको कथा भी कही, तो आप देखोगे ना तो आपको हर जगह मिलेगा। तिबेट में भी मिलेगा, आपको चाइना में भी मिलेगा साहित्य हमारा उस भाषा में लिखा हुआ। उस समय भारत के साथ बहुत, मैंने आपको कहा 363 प्रकार के जो अलग अलग हमारे धर्म थे, शास्त्र थे वगैरह, तो भारत में आना जाना भी था। और हमारे आचार्य का भी सबके साथ एक बातचीत हुई थी, जो भी था। तो ये साहित्य बहुत सारी भाषाओं में गया है। लोग हमारे आचार से और हमारे विचार से बहुत प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़े हमारे जो विचार आचार है ना, उसमें हमारे साधु भगवंत का जो आचार होता है, उससे तो दुनिया के सभी लोग प्रभावित होते हैं। और उसके बाद उनकी जो लेखनी है, उससे भी लोग प्रभावित हुए हैं। तो फॉरेन में ये साहित्य पे काम इतना कुछ हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आवश्यक सूत्र पे काम हुआ है, आचारांक सूत्र पे काम हुआ है। लास्ट गए साल जब मैंने किसी एक भाई से अमेरिका में मिली थी, तो उन्होंने वापस आचारांक सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया है ना। और मैंने पूछा कि सर आप जैन हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सर फिर आपने आचारांक सूत्र इतना पढ़ा संस्कृत में, और उस तो कि यस इट्स मस्ट टू डू एंड एवरीवन शुड नो दिस। और मैं चौंक गई कि द पर्सन हु इज नॉट जैन एंड ही इज टेलिंग मी एवरीवन शुड नो दिस। तो आप देखिए किस तरह से काम होता है। एक तरफ खुशी की बात भी है और एक तरफ दुख की बात भी है कि गिल्ट वो होता हमें है। सिखा रहे हैं। ट्रू, गिल्ट होता है कि वो हमें बता रहे हैं कि ये हमें करना चाहिए था, किंतु हमारे ज्ञाता धर्म कथा और बाकी बहुत सारी जो हमारे ग्रंथ है उसके ऊपर काम हुआ है। ये जो है हरिभद्र महाराज साहब की जो कथाएं हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो फॉरेन में अक्सर हमारी जो कथन शैली है, साहित्यिक रूप में थोड़ी बात करें ना, तो हमारे यहाँ जो कथन शैली है ना और उसके जो रूपक होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रूपक का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपको कोई चीज कहनी है तो हमारे आचार्य सीधे रूप से नहीं जो कहते, एग्जाम्पल्स लेते हैं। हाँ, तो वो क्या कहते हैं पता है आपको कि सिंही अपने पिंजरे में बंद है, फिर कोई सुभट मतलब हाथ में शस्त्र लेकर कोई चौकीदार आता है और वो पिंजरे के पास आता है, तो ये सिंह चुप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? सिंह हम है, हम पिंजरे में आवाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी अभिलाषाएं, हमारी जो बड़ी इंद्रिया जो है, और इंद्रियों की वजह से हमारे अंदर जो इच्छाएं जगी है, मुझे वो फिल्म देख लेनी है, मुझे वो कर लेना है, ये सारी इंद्रियां मेरे अंदर है, और मैं पिंजरे में ये वो ये सारे टापू को सर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी तरह सुभट मतलब हमारे एक आचार्य भगवंत आते हैं और वो हमें शांत कर देते हैं। तो ये रूपक देखिए, आपने कुछ और ही सोचा होगा कि सिंह बाहर निकलने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ये उन्होंने एक अलग रूपक दिया है। तो इस तरह से अलग अलग रूपक में वो बात होती है। जैसे मधुबिंदु एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, उसका पेंटिंग भी है, और अगर वो पेंटिंग देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब उसका एनालिसिस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे उन्होंने उस पेंटिंग को एक संसार के रूप से कंपैरिजन किया है। बहुत सही कहा प्राची जी कि मधुबिंदु की एग्जाम्पल तो आज हर लोग हर जगह पर देते हैं कि इतनी सारी दुविधाओं के बीच वो इंसान नीचे अजगर और सांप है, ऊपर पेड़ की डाली पे लटका हुआ है, 2 चूहे हैं, हाँ। हाथी है, हाथी झाड़ का वो थड़ है, उसको बार बार हिला रहा है ताकि वो गिर जाए, और उस समय उसको एक मधुबिंदु मिलता है। तो ये पूरी स्टोरी जम्मू विजय महाराज अपने माता पिता को समझाते हुए कहते हैं कि ये मधुबिंदु से जो आनंद मिलता है वो कितना क्षणिक है, फिर भी वो क्षणिक आनंद के लिए हम लोग मरने वाले हैं, फिर भी उसका आनंद ले रहे हैं। तो जीवन भी ऐसा क्षणिक है। क्या आप चाहते हो? ऐसी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है प्राची जी। हमारे पादलिप्ताचार्य सूरी हो गए और उन्होंने मृगा तरंग लोला, तरंगवती, तरंग लोला और तरंगवती, ये जो स्टोरी, तरंग लोला अभी नहीं मिलती है बट तरंगवती आचार्य के नाम से पालिताना नाम पड़ा। हाँ, तो पादलिप्ताचार्य सूरी महाराज साहब की जो स्टोरी है उन्होंने लिखी हुई है, और उसमें पता है कि लोग मानते हैं
कि जैन कथा मतलब धर्म कथा। आपको पता है जैन कथा काम कथाएं भी होती है और अर्थ उपार्जन की भी कथाएं होती है। ये आप पढ़िएगा। इसमें जो नायक है, नायक, हीरो एंड हीरोइन इन योर लैंग्वेज, सो वो सेपरेट हो गए हैं। गए जन्म का बंधन है और इस जन्म में उसको याद आता है कि मेरे गए जन्म का है, और ये सेपरेट हो गए हैं। पता है वो लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? नायिका को याद आता है कि मुझे इससे मिलना है, तो वो उस जो गए जन्म के कुछ इंसिडेंट्स है उसके पेंटिंग्स बनाती है। वो पेंटिंग्स बनाकर बाजार में बीच चौराहे में रखते हैं, और वो पेंटिंग्स देखते नायक आता है और वो पेंटिंग देखकर वो बेहोश हो जाता है, और इस तरह से उनका मिलन होता है। ऐसी बातें भी जैन साहित्य में है। सारे रस है, चाहे श्रृंगार रस हो, शौर्य रस हो, वीर रस हो, सभी रस है, बट अंत में शांत रस। भरत मुनि ने कहा था कि शांत रस, अब पहले 8 रस आए और शांत रस का बाद में उन्होंने उमेरण किया है। तो ये सारे रस को कंट्रोल करने के लिए शांत रस तो है, किंतु वो हम भूल जाते हैं कि ये सारे रस है उसमें। बेसिकली जो आज बोलते सारे जॉनर है इसमें भरे हुए। बस हमें वहाँ पहुँचना है। हमें वो, आपकी भाषा में क्या कहते हैं कि वो ढक्कन उसका खोल, रीच आउट, यस आई वाज ट्राइंग टू, कि वो हमें रीच आउट करना है वहाँ तक। इतने सारे ग्रंथ और इतने सारे अलग अलग जैन ऑथर्स हुए हैं। हमने मीराबाई के बारे में सुना है, कबीर दास के दोहे सबके मुंह पे है, हमें रस्किन बॉन्ड के बारे में पता है। तो ऐसा क्यों है कि जिन्होंने अपने लाइफ में 1444 ग्रंथ लिखे, ऐसे हरिभद्र सूरी जी, इन सब के नाम क्यों लोग नहीं जानते, या उनके काम के बारे में क्यों लोग नहीं जानते? Because we always think that कि we should, what we will get after this, what we will get from this, मुझे इससे क्या मिलेगा। ये एक व्यापारी मानसिकता कहिए या फिर हमारी वास्तविकता कहिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ये एक वास्तविकता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे आचार्यों ने इतनी सारी कथाएं लिखी, बट यहाँ आप देखिए ज़्यादातर हमारा साहित्य आचार्यों ने लिखा है। श्रावक द्वारा रचित जो हमारा साहित्य है वो बहुत कम मात्रा में है। आचार्यों के द्वारा लिखित साहित्य की वजह से उस साहित्य की मूल जो परिपाटी होगी वो धर्म की रहेगी, एंड लोगों को लगता है कि ये धर्म की परिपाटी के प्रति मुझे हमेशा नहीं जाना है। पहले तो हमारी एक मान्यता है कि धर्म हमें 60 साल के बाद या 50 साल के बाद करना है, सो 20-25 ईयर्स में तो वो नहीं जाएंगे। मुझे ये बात ये लगा कि आपने रस्किन बॉन्ड का नाम दिया, आपने बाकी सब लोगों का नाम दिया, बट आपने कभी आनंद गंज जी के पद नहीं सुने हैं। बिकॉज हमने स्कूल में सिर्फ यही सब पढ़ा है, हमें कभी आनंद गंज जी के पद क्यों स्कूल में नहीं पढ़ाए गए? बहुत सही बात है आपकी कि आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आनंद गंज जी हमारे पास है, वो हम दुनिया को कहना भूल गए। समय सुंदर हमारे पास है, वो हम लोगों को कहना भूल गए। और समय सुंदर ने तो पद्मचर्य जो लिखा है, इतना सुंदर काव्य है, 1600 पंक्तियों का पूरा काव्य है या उससे ज़्यादा है थोड़ा सा, बट इतना सुंदर काव्य है। रामायण की भूमिका, राम की जो, बट एक स्वतंत्र काव्य है, मतलब उसमें आपको पता है जैन रामायण, जैन महाभारत की हमारे यहाँ परंपरा है, तो उस हिसाब से वो लिखा गया काव्य है। ये सारे काव्य कई बार क्या होता है कि वो काफ़ी लंबे होते हैं उसकी वजह से, कई बार वो भाषा की वजह से, और ज़्यादातर साहित्य जैसे कि मैंने आपको कहा आचार्यों द्वारा लिखा जाता है, तो वो धर्म की परिपाटी होने की वजह से लोग उसको जितना स्प्रेड होना चाहिए वो नहीं होने देते, क्योंकि उनमें एक मान्यता ये है कि ये जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नाउ सी व्हाट दे आर थिंकिंग कि ये जैन धर्म का प्रचार नहीं होता है एक्चुअली उसमें, कि जीवन के सारी समस्याओं के बाद अगर हमारे कुछ स्टोरी, सारी स्टोरी में नहीं किंतु कुछ स्टोरी में ऐसा आता है कि ज़्यादातर स्टोरी में दीक्षा की बात आती है, किंतु उनको लगता है ये एक धर्म का प्रचार हो जाता है। तो ये एक सांप्रदायिकता जब साहित्य के साथ जुड़ जाती है और आप उसको ओवरऑल नहीं देखते हो तो ये मुसीबत आती है। नाउ जो हमारा मध्यकाल का पूरा समय, उसमें ज़्यादातर पूरा साहित्य धर्म साहित्य ही है। नरसी, मीरा, आप देखिए सभी धर्म साहित्य है। और आज भी जैसे मैंने लाइब्रेरी की बात की, वहाँ पे हमें स्पिरिचुअल लीडर्स अदर देन जैन्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स और उनकी बुक्स मिलती है जो ग्लोबली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है।
तो जैनिज़्म क्यों कहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो गया है, या फिर कहीं पर उसको क्या कहते हैं कि उसको उस बाहर नहीं आया है या उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, उस पार्ट ऑफ वर्ड नहीं बना है, ऐसा पूछना चाहते हो आप? हाँ, क्यों उसे इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है इन द अदर सर्कल ऑफ द, ओके, बिकॉज ऑफ टू रीजन। बिकॉज धर्म मूल रूप से निवृत्ति धर्म है, हम प्रवृत्ति धर्म में नहीं बिलीव करते। जो धर्म की मूल परिपाटी है वो क्या है? निवृत्ति धर्म, मतलब आप कुछ भी छोड़ते जाओ, करते जाओ, उसके बाद उसको छोड़ते जाओ, राइट। सो आचार्यों ने जो भी कुछ समझा, जो भी लिखा, साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहो, हमारे दिमाग का जो भी कहो, वो धीरे धीरे वो हमें देकर खुद तो छोड़ते गए। नाउ समय सुंदर या आनंद घन जी और बाकी के सारे पद हमारे सामने नहीं आए सिलेबस में, क्योंकि एक तो उसको जैन धर्म का माना गया, दूसरी चीज़ उसमें जो कुछ बातें आती थी वो काफ़ी कई बार लंबी होती थी, उसकी भाषा एक थी, और जो सर्कल था ना, वास्ट सर्कल, वी वेर इन द माइनॉरिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अगर आपका एग्ज़ाम ने सिलेबस जो बोर्ड होता है, सिलेबस बन रहा है, अगर वो सिलेबस का जो बोर्ड है उसमें आप एक या दो ही जैन है, तो आपकी बात को रेकमेंड कौन करेगा? कोई हमारा रेकमेंडेशन नहीं था। समय सुंदर आनंद घन जी तो अभी काफ़ी लोग गा रहे हैं उसको और वो प्रचार में आ रहे हैं, बट हमारे ऐसे काफ़ी कई कवि हैं जिनको गाकर प्रस्तुति होनी चाहिए थी, मतलब उसको परफॉर्मेंस का जो रूप मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप देखिए कि नरसी और मीरा के पद कितने लोग गाते हैं, हमारे पद गाने की जो परंपरा है वो कहाँ तक है? हम सिर्फ मंदिर में गाते हैं, हम पब्लिक प्लेस पे वो गाए नहीं जाते हैं, राइट। सो बिकॉज वी बिलीव कि हम आत्मा के साथ, वो आत्मा के संधान के लिए जुड़े पद रचे गए हैं, तो हम मंदिर में गाते हैं। हमारा पूजा साहित्य बहुत खूबसूरत है, वीर विजय महाराज साहब ने जो पूजाएं लिखी है, तो आप देखिए वो सारी पूजा हम कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? मंदिर में। सो इन अवर ओन सर्कल। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने हमारे साहित्य का उपयोग हमारी धार्मिक क्रिया और हमारी धार्मिक विधि तक ही सीमित रखा, उसको बाहर जाकर जाहिर मंच में ले जाने की कोशिश ना कभी की और ना किसी ने हमें उसके लिए मोटिवेट किया। इसकी वजह से जो सर्कल था सिलेबस का उसमें हम नहीं गए। लोग शुरू में जैन साहित्य, गुजराती साहित्य जब पढ़ाया जाता था तो लोग क्या कहते थे पता है? जैन साहित्य में क्या पढ़ाना है? एक दो लाइन में बोलते हैं हाँ नरसी के पहले का एक समय था, उसमें इतने 1600 कवि थे या 800 कवि थे, हो गया। नहीं, उसके डेप्थ में किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, उसको किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, और ना हमारे पास ऐसे कोई विवेचक थे, एनालिसिस करने वाले अभ्यासु थे जो हमें ये सारी चीज़ें समझाए। देखिए आप देखिए नरसी मेहता, मीरा, अखो, इसके ऊपर कितने रिसर्च हुए। लावण्य जी, समय सुंदर, आप आनंद घन जी, कितने रिसर्च हुए उसके ऊपर? आप गिनिए, उंगली पर 3-4 आएंगे आपके। तो ये रिसर्च नहीं हुए, तो जब उसके ऊपर बाला उबोध उसके ऊपर नहीं बने, उसकी टीका टिप्पणी, उसकी सरलता के बारे में किसी को बताया नहीं, तो कैसे पहुंचेगा? मेरे पास है वो तो ये है ना कि खजाना है, उसके ऊपर वो एक सर्प बैठा है, तो खजाना कोई देख नहीं सकता। ये खजाना है, उसके ऊपर हमारी आलस बैठी है, मस्त आलस बैठी है। एंड अनदर थिंग, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वी आर वेरी ओपन। हम सारी दुनिया से बेस्ट चीज़ लाते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं, किंतु हमारे घर में जो बेस्ट चीज़ है ना उसको हम धकेलते जाते हैं। तो प्राची जी, हमारा घर बाहर की चीज़ों से बहुत भर गया है, और बाहर की चीज़ों को रखने के लिए हमने हमारे घर की जो चीज़ें थी ना उसको बारी से बाहर कर दी है। सैड बट ट्रू, दैट इज़ द रियलिटी। मार्केटिंग जगत का एक मंत्र है दैट यू माइट हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड बट द मोस्ट नोन विल विन। तो जैन साहित्य को दुनिया के सामने रखने के समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? जी प्राची जी, हमने बहुत सारी बातें ऐसे थोड़े मुद्दों में की, बट अगर उसको हम पूरा समराइज़ करें तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ हमारे पास मीडिया बहुत पावरफुल है, और काफ़ी जनरेशन मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो या और भी बहुत सारे जगह है वहाँ पर। लोगों को क्या है प्राची जी, आप क्या करते हो, आप नंबर अपना नहीं बदलते हो, आप मॉडल बदलते हो, राइट। हम नंबर लोगों को मैंने बदलते हुए नहीं देखा है,
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हमें नहीं बदलना है, सिर्फ हमें उसका मॉडल और उसका फॉर्मेट बदलना है। तो ये सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जैन साहित्य की जो मूल विभावना है उसको बदलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट वो जिस फॉर्मेट में है, जो स्टोरी है, जो कुछ बहुत ही अच्छे सज्जाए है, बहुत ही अच्छे स्तवन है, जो पद है, वो सारी चीज़ें हमें पाठशाला में हम नियमित रूप से जाते हैं, तो वो पाठशाला में अगर हर रोज़ 10 मिनट या 15 मिनट वहाँ नियमित रूप से वो अगर उसका पठन हो, सिर्फ पठन हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का पारायण होता है ना तो वो याद रहता है, तो वहाँ पर उसका पठन हो सकता है कि चलो आज मैं आपको ये स्टोरी कह रही हूँ, चलो आज मैं ये स्टोरी कह रही हूँ, तो इस तरह से हो सकता है। दूसरी चीज़, ये सारी किताबें या ये सारी स्टोरीज़ या कथाएं हमें अभी बाहर लाने की ज़रूरत है। स्टोरी टेलिंग का ज़माना है, मैंने आपको कहा, तो अगर इसको बहुत अच्छे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अगर इसको धीरे धीरे समाज में रखा जाए, मतलब हमारा कोई भी, हमारा सिर्फ फंक्शन नहीं, साहित्य का भी कोई फंक्शन हो या कोई और भी फंक्शन हो, तो जैन स्टोरीज़ वहाँ पर 5 आर्टिस्ट द्वारा प्रस्तुत की जाए, तो वो स्टोरी बहुत ही निर्मल है, निर्दोष है और लोगों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि लोगों को सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहिए, ये हम ऐसा मानते हैं कि लोगों को मनोरंजन चाहिए, लोगों को अर्थपूर्ण मनोरंजन चाहिए, माइंडफुल एंटरटेनमेंट। यस। और हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, हम बहुत सारी बातें कही, उसमें मैंने आपको ये कहना भूल गई कि जैन साहित्य में आपको हास्य रस की भी बहुत सारी कथा है। यस, विनोद चौधरी से करके हमारे एक कथा है, बहुत सारी है, उसमें से एक जस्ट उदाहरण दे रही हूँ, हरजी मुनि ने लिखी हुई है। उसमें और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर हमारे पास समय है तो मैं वो कथा कहना चाहूँगी, है या थैंक यू। तो वो हरजी मुनि की वो जो कथा है, उसमें हमारा जो नायक है ना, वो बिल्कुल धार्मिक प्रकार का नहीं है, बट एक बार साधु भगवंत आते हैं और चौमासा के दरमियान उसको स्टोरी कहते रहते हैं, तो वो बहुत खुश और प्रफुल्लित रहता है, वो नियमित उसके पास जाता है कि आज साहब जी मुझे स्टोरी कहेंगे। नाउ यू सी कैसे, तो वो स्टोरी के लिए रोज़ जाता है। चौमासा खत्म हुआ, साहब जी जा रहे हैं, तो साहब जी ने सबको बोला कि तू ये नियम ले, तू ये नियम ले, तू ये नियम ले, उससे सबको बोला, राइट। तो उसको भी बोला कि तू क्या नियम ले रहा है, तो कि नहीं साहब जी मैं कोई नियम नहीं लूँगा, मेरे से वो नहीं होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें नियम तो लेना पड़ेगा। तो साहब जी आप तो जानते हो कि जो पक्षाल के लिए दूध आता है उसका मैं कभी उपयोग नहीं करता हूँ, फिर जो नारियल होता है उसको मैं हमेशा तोड़ के खाता हूँ। तो साहब जी कहते हैं ये मजाक मस्ती का समय नहीं है, ज़रा गंभीरता से नियम लो। तो कि नहीं मेरे से होगा तो नहीं, बट आप इतना कह रहे हैं। तो साहब जी मेरे पास में एक कुम्हार रहता है, और ये कुम्हार है ना टकला है, जब उसके ऊपर सूर्य प्रकाश आता है ना तो उसकी टाल जो है बहुत चमकती है, तो मैं रोज़ खाना उसकी टाल को देखने के बाद ही करूँगा। आप देखिए अभी उससे क्या नियम कि उसको मैं रोज़ उसकी टाल को देखने के बाद ही खाना खाऊंगा। साहब जी भी समझते हैं कि ये क्या रमूज कर रहा है, बट ठीक है चलो, किसी भी प्रकार वो बंध तो रहा है ना, आप देख सकते हो। साहब जी ने कहा ठीक है तू ये नियम ले ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मजाक कर रहा है, उसने हाँ की, राइट, उसने नियम ले लिया। अभी वो रोज़ कुम्हार की टाल को देखता है। एक बार वो बाहर से आया, आते आते लेट हो गया, बाजू में तुरंत दौड़ के गया, कुम्हार कहाँ है, खाना भूख लगी थी ना। तो कि नहीं कुम्हार तो नहीं है, वो तो गया मट्टी लेने। मट्टी लेने कहाँ गया, वो कुएं के पास गया है, वहाँ उसने खोदा है सब कुछ। ठीक है वो दौड़ के वहाँ जाता है क्योंकि उसको उसकी टाल देखनी है, और वहाँ वो जाता है। तो उसी समय कुम्हार खोद रहा है और उसको खुदान में कुछ मिला हुआ है, तो उसने दूर से देखा, टाल दिखी, मिल गया, देख लिया करके वो चिल्लाता है ना। वो कुम्हार को लगता है कि मुझे जो चीज़ मिली है वो उसने देख ली है और वो राजा को बता देगा तो हमें सब कुछ राजा को देना पड़ेगा। तो कि नहीं आवाज़ मत करो, तो कि नहीं मैंने देख लिया। तो कि तुम नीचे आ जाओ। अभी उसको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बोला क्या हुआ, तो कि तुमने ये देख लिया। और वो जब देखता है कि ओह इसको तो अच्छा खासा इतना सामान मिला है, तो कि हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। और वो खुश हो जाता है कि महाराज जी ने बोला, मैंने एक नियम लिया, उससे मेरा अगर इतना फ़ायदा होता है तो मैं सचमुच अगर नियम लूँगा तो कि नाउ यू सी द कॉमेडी। और ये सब, तो ये स्टोरी अगर आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्म मतलब आप वॉइस मॉड्यूलेट, तो आपकी क्या लगता है आपको ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा? लर्निंग वाइल यू प्ले। सो ये स्टोरी किसी ना किसी रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए। जो हमारी बहुत लंबी कथाएं हैं, उस कथाओं को प्रस्तुत करने का कोई माध्यम हमें सोचना चाहिए। प्रेमानंद का पता है आपको, आख्यान होते थे। प्रेमानंद नाम के हमारे बहुत गुजराती के कवि हो गए,
बहुत ही सुंदर रूप से वो प्रस्तुत करते थे कथाएं, आख्यान वगैरह। तो उनके पास एक गागर थी और गागर को वो बजाते बजाते प्रस्तुत। हमें भी इस प्रकार कुछ ऐसा माध्यम ढूंढना चाहिए और इस प्रकार हमारी कथाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। आज तो हमारे पास सारे मीडियम है, प्लेटफॉर्म है और हमारे पास सुविधाएं भी है, तो उसको रसिक रूप से, जहाँ पर हमारे कोई भी सिद्धांत को कहीं भी हानि नहीं होगी, किंतु रीच आउट, कनेक्टिविटी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लिटरेचर इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद पीपल। तो वो मॉडल को बदल के आप अपने नंबर को बदले बिना, मतलब सिद्धांत को बदले बिना, किसी भी मॉडल के द्वारा उसको प्रस्तुत करें तो अच्छा होगा। तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हो, ये कथाएं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करनी चाहिए। आप हो सके तो छोटी छोटी जो स्टोरी है उसको चित्र कथाएं आती है उसमें ट्रांसलेट कीजिए और बच्चों को लगेगा कि ये बहुत खूबसूरत है। फिर आप उनको बोलिए कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है तो तू अपनी मदर टंग में पढ़, आप सब कुछ उसको ट्रांसलेट। तो इस तरह से आप दो काम करते हो। ट्रांसलेशन सिर्फ एक ट्रेलर का काम करेगा, मूवी उसको अपनी भाषा में बताएंगे। तो अब भाषा को भी बचाएंगे, उसके वैल्यूज़ को भी बचाएंगे और हमारे साहित्य को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये काम थोड़ा सा डेडिकेशन मांग लेगा, बट यंग जनरेशन है हमारे पास, बहुत उत्साही है, बहुत उत्सुक है, और ऐसी थोड़ी बहुत लोग जो हमारे सुनने वाले हैं वो अगर हमें मिल जाएंगे तो ये सब कुछ प्रस्तुत हो सकता है। आपको दुनिया एज अ प्रोफेसर जानती है, लेकिन एज अ फीमेल आपने बहुत सारे अलग अलग रोल्स निभाए होंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी दोनों लाइफ्स, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को कैसे बैलेंस किया। जी प्राची जी, ये बहुत ही ऐसा एक सवाल है कि मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे अगर किसी का सहारा मिला है ना तो लिटरेचर का। आप बोलोगे कि सेजल आप लिटरेचर की मार्केटिंग करते हो, तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं सचमुच लिटरेचर की मार्केटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे श्रद्धा है कि संवेदना अगर इंसान में जागृत होगी तो ये दुनिया बहुत लंबे समय तक रह सकती है। अगर हम सिर्फ रोबोट या सिर्फ मैकेनिकल हो जाएंगे तो हमारी संवेदना नष्ट हो जाएगी और ये दुनिया नहीं रह पाएगी। मैं आपके आसपास 10 रोबोट रख दूँ या आपके आसपास एक इंसान रखूँ, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या पसंद करोगे? इंसान, क्योंकि आपकी तो ये साहित्य है जो मुझे सचमुच अंदर से एनर्जी देता है, बैलेंस करने की एनर्जी देता है। फीमेल के सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए होती है क्योंकि समाज को विश्वास है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगी, बिलीव मी, और उसके पास ये ताकत भी होती है और ये शक्ति भी होती है। फीमेल बहुत श्रद्धालु होती है और आशावादी होती है। आपने कई बार सुना होगा, आप आशावादी बहुत होती है लड़कियाँ, आप वास्तविक नहीं होती है। एम्बिशियस वर्ड। हाँ, एम्बिशियस वर्ड में आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आशा की वजह से आप आपकी जो कार्य की क्षमता है ना उससे ज़्यादा काम कर पाओगे। आप वास्तविक हो जाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं इतना ही हो पाएगा, मेरे टेबल में इतना ही बैठ पा रहा है। आप टेबल नहीं बनाते हो, आप इमोशनली जुड़ते हो, एंड जब कोई इंसान इमोशनली जुड़ता है ना तो वो काम वो बहुत इजीली कर सकता है। जैन समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात प्रभु महावीर से शुरू हुई, प्रभु ऋषभदेव से, ब्राह्मी और सुंदरी से। आप कैसे बोल सकते हो कि बाहुबली को केवल ज्ञान का निमित्त बनते हैं वो ब्राह्मी सुंदरी, 2 बहनों की वजह से। तो ये ताकत है स्त्रियों की। फिर आप चंदन बाड़ा तक आते हैं और मृगावती जी तक आते हैं, तो ये एक हमारी एक परंपरा है। तो स्त्री अपने रोल को काम के रूप में ना देखे, उसको जीना जाने। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं साथ में एडिटर भी हूँ। एडिटरशिप ने मुझे क्या सिखाया पता है? किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ को डिस्कार्ड करना है। सो फीमेल नोस कि कहा है कुछ बट मुझे करना तो इतना ही है। फिर वो उसको इमोशनली ले, फिर उसको वो श्रद्धा के रूप में ले, जिस तरह से ले। समाज में स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं होती है, वो संस्कृति, धर्म और मूल्य की वाहक होती है, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस समाज ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तब वो अपने आप को अंदर से बैलेंस करके चलना जानती है। सिर्फ फ़र्क क्या आता है, कोई ऐसा तूफान आता है ना
तो वो ऐसे थोड़ी हिल जाती है। अच्छा है वो हिल जाती है, तो वो हिलने की वजह से उसकी एनर्जी सोई हुई होती है, वो जागृत हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने काम को बहुत ही प्यार किया है, बहुत चाहा है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह उसको बैलेंस कर पाती हूँ। मेरा काम प्रोफेसरशिप का होने की वजह से ये जो स्टोरी है ना, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने सिखाई है। क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ाती थी, बच्चे कंटाल जाते थे, और आप तो अभी हंस रहे हो, लोग ऐसे ऐसे मुंह बनाते थे, कभी ऐसी बवासी भी खाते थे। तो मुझे लगा नहीं, ग्रामर अगर पढ़ाना है तो स्टोरीज़ के पास जाना है। कौन सी स्टोरीज़? मैं ये सारी स्टोरी सुनाऊंगी जो उन्होंने कहीं भी नहीं सुनी है। तो इस तरह से मैं उसको बैलेंस करना जानती गई। और फिर हमारे अंदर एक श्रद्धा होती है, मैं कर लूँगी, हो पाएगा, तो वो अपने आप हो जाता है। बट कमिटमेंट विथ प्लेजर, कमिटमेंट नॉट विथ कंपल्शन। व्हेन समथिंग इज बिकमिंग कंपल्सरी ना, वो विथ प्लेजर विथ इमोशन सब कुछ हो सकता है। डूइंग वॉट यू लव एंड लविंग वॉट यू डू। यस, ट्रू। हम ऐसी भी जैन श्राविकाएँ हैं जिन्होंने लिटरेचर में पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त किए हैं, जैसे कि शांति जी जैन हैं या सुनीता जी जैन हैं। तो जैन श्राविकाएँ जैन लिटरेचर में क्या रोल अदा कर सकती है, एंड ओवरऑल जिन शासन की सेवाओं में किस तरह से आगे आ सकती है, उसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जी, मैं उससे ये बात आपको कहूँ उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मध्यकाल का जो हमारा पूरा साहित्य था उसमें जैन साध्वी थी, उन्होंने लिखा था, हेमश्री करके आदि। जैन समाज में स्त्री के पास 3 गुण है। वो अच्छी राइटर है, वो वीर है मतलब साहसिक है, और वो श्रद्धावान है। ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेमश्री जी का अगर आपने पढ़ा होगा कनकावती, वो पब्लिश नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी संपादन करना बाकी है, बट वो पूरा अगर रास आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो स्टोरी है वो पूरी वीर और शौर्य से भरी हुई है। हमारे कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ तीर्थंकर और माता दोनों साथ में होते हैं। 24 तीर्थ ऐसी पूरा लेख होता है, और परमात्मा और माता के साथ होता है। हमारे कुछ देरासर भी ऐसे है जहाँ पर साध्वी जी की मूर्ति होती है, बहुत कम जगह, बट ऐसे भी होते हैं। तो ये स्त्री शक्ति का हमारे यहाँ एक पूरा इतिहास है। लोग कई बार कहते हैं कि मृगावती जी, चंदन बाला जी, चंपा श्राविका, ये सब तो है, किंतु ये सब भी है कि जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है। आज भी जैन समाज में बहुत सारी साध्वियाँ हैं जो पीएचडी करती है। आज भी विदेश से लोग आते हैं और हमारे यहाँ जब सीखने आते हैं तो उसमें बहुत सारी महिला होती हैं जो पीएचडी करती है जैनिज़्म में। ऑल्दो दे आर नॉट जैन, वो जैन नहीं है, फिर भी वो जैनिज़्म में पीएचडी करती है। तो जैन समाज के पास है बहुत कुछ, किंतु उसको आगे लाने के लिए, मतलब ये सब लोगों ने जो किया है उसको आगे लाने के लिए 1-2 चीज़ हो गई है। स्त्री जब कुछ काम करती है ना तो उसका सम्मान नहीं होता है, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड, बिकॉज वी ऑलवेज लर्न। हमारी सोसाइटी ने माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना, वैसे सारी बहनें और सारी स्त्रियों को भी ले लिया कि ठीक है। तो एक रिकग्नाइजेशन जो उसको मोटिवेट करने वाला है, उसकी कहीं ना कहीं कमी मुझे दिखाई देती है। दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल नेचर, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है रिसर्च के प्रति। डेडिकेटेड होती है बट थोड़ा मतलब 4 साल, मैंने खुद ने अपना पीएचडी 5 साल तक मेरा चल गया था, तो हमारा वो कार्य थोड़ा लंबा चल जाता है। तो उसके लिए उनको एक मतलब कहते हैं ना, एक बड़े स्ट्रांग प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ ऐसा हो हमारे समाज में जहाँ स्त्री को या महिलाओं को जो भी कुछ काम करे उसके लिए उनको मोटिवेट किया जाए, उनको रिकग्नाइजेशन दिया जाए। और हमारी जो बहनें हैं जो पाठशाला में पढ़ाती है, पाठशाला के बहुत सारे टीचर्स बहन होती है, भाई भी होते हैं, बट ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहनें होती है। वो हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं, मैं फिर से अपने लिटरेचर पर आऊँगी। वो सबसे ज़्यादा स्टोरी जानती होगी, उन्होंने उपदेश प्रसाद पढ़ा होगा, उन्होंने उपदेश पद पढ़ा होगा, उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा होगा। वो अगर हमें अच्छी तरह से स्टोरी बताए, वो अगर स्टोरी को प्रेजेंट करना सीख ले और वो स्टूडेंट को ये स्टोरी प्रेजेंट करना सिखाए, तो साहित्य भी बचेगा और शासन में भी वो मदद रूप बन पाएगी।
दूसरी चीज़, उनके पास संस्कृत श्लोक का बहुत अच्छा ज्ञान होता है पाठशाला के टीचर्स के पास। अगर वो उसका विवरण लिखना शुरू करे थोड़ा सा डिटेल में, और वो विवरण अगर वो सबको दे, शेयर करे सबके साथ, तो भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहनें, आपको शायद ज़्यादा लगेगा, किंतु आपको पता है कि हम जब भगवान महाराज साहब वगैरह को औराते हैं तो हम सब कुछ घर में बनाते हैं। ये कौन बनाता है? श्राविकाएं। आपने कभी सोचा है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? वो 2 का भी बनाना जानती है, वो 100 का भी बनाना जानती है, वो माप मुट्ठी से लेती है। हमारी श्राविकाएं बहुत शक्तिशाली है। उन श्राविका चाहे ना तो ये बहुत कुछ कर सकती है, बट उनको थोड़ा सा पुश करके आगे आने देने की एक ज़रूरत है समाज में। कुछ ऐसी श्राविका हो गई है जिन्होंने किया है, जैसे कि आपने कुछ नाम दिया या पता होगा। हमारे पास एग्जाम्पल्स है वीर रानी अबक्का, किट्टू रानी चेन्नम्मा। ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग आइडियल्स है कि अगर वो ठान ले तो वो ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ इन्वेडर्स को भी देश से बाहर निकाल सकते हैं अपनी पूरी जान लगा के। तो आपने जैसा कहा, हमारे पास आइडियल्स बहुत है, बस हमको फिर से अपनी शक्ति को याद करना है और आगे बढ़ना है। और अनुपमा देवी, आप कैसे भूल सकते हो? तेजपाल जी की पत्नी जो थी, और उन्होंने, और आज भी हमारी महिलाएं बैक स्टेज में रहकर कितने श्रावक को मोटिवेट करती है। वो देखिए, बच्चों को पढ़ाती है, वो पाठशाला भेजती है, वो सूत्र लेती है, वो बच्चों से उपवास करवाती है। शी इज़ अ ड्राइवर, शी इज़ अ फोर्सिंग, मतलब पूरे घर की वो एनर्जी है। ये श्राविका पूरे घर की एनर्जी, ऐसा अगर एक बार जैन समाज स्वीकार लेगा ना, तो उस अपने आप पता चलेगा कि इनकी वजह से काफ़ी कुछ होता है। स्त्री समाज, संस्कृति, धर्म की वाहक है। मैं वापस ये बात कह रही हूँ, किंतु आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में है, इसीलिए हमें उन्हें कभी कभी मोटिवेट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उनको थोड़ा शासन के प्रति समय देकर शासन के बच्चों को स्टोरी के द्वारा, भक्ति के द्वारा आगे लाना चाहिए। तो ये एक जो गैप है ना, वो अपने आप प्राची जी अब जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। आप यंगस्टर्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, 25 इयर्स तक का आपका एक्सपीरियंस है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यंगस्टर्स का माइंडसेट कैसा होता है। तो उनके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी कोई 5 बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं जो उन्हें हर सिचुएशन में पीसफुल रहना सिखा सके? पीसफुल रहना तो इंसान के अपने हाथ में है, फिर भी मैं कुछ किताबें उनको डेफिनेटली कहूँगी जो उनको मोटिवेट करेगी और पढ़ने के लिए। मैंने प्राची जी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे। मैंने सबसे पहले, आपको आश्चर्य होगा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी तभी किसी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था, अनेकांतवाद पे तुझे ये काम करना है। एंड मैंने कहा अनेकांतवाद बहुत बड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं नहीं करूँगी। तो आज करीब 20 साल हो गए इस बात को। नहीं, आपको ये करना है। मैंने कहा, मैं पढ़ रही थी, फिर मैं सप्तभंगी तक पहुँची और मुझे सप्तभंगी नहीं समझ में आ रहा था, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। दैन मैंने पूछना शुरू किया लोगों से कि ये सप्तभंगी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे करूँ? नहीं, मेरे मतलब वो आपके दिमाग में वो इस तरह से बैठना चाहिए कि आप उसको बहुत नेचुरली बता सको। तो उन्होंने मुझे 3 स्टोरियाँ भेजी, और 3 स्टोरियों की वजह से मैंने क्या कर दिया, सप्तभंगी को जाना, और फिर मैंने सप्तभंगी की थियरी पढ़ी तो मुझे ये आया। एज अ प्रोफेसर ये बात मैंने हमेशा देखी है कि आप किसी को स्टोरी के द्वारा उसके प्रति ले जा सकते हो। सेमिनार में स्टोरीज कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सिंपल बना देते हैं। ट्रू। एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी के 2 लेयर होते हैं, पता है ना। एक आप शब्द पढ़ लेते हो, और जो थोड़ा डेप्थ वाला राइटर होता है ना, वो बिटवीन द लाइन भी पढ़ता है, राइट। तो लोग को लगता है कि इट्स अबाउट ओनली स्टोरी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्टोरी। बिटवीन द लाइन इट्स डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड योर स्ट्रेंथ कि आप कितना पढ़ पाते हो, कि हम उस स्टोरी को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और आज तो वो एक थियरी भी है कि बुक
लिखने के बाद लेखक की नहीं रहती है, उसके जो पढ़ता है उसकी हो जाती है। तो वैसे ही मुझे लगता है लोगों को प्रबुद्ध रोहिणीयम करके एक नाटक है, मुझे बहुत पसंद है और उसके ऊपर बहुत कुछ काम हुआ है, तो लोगों को ऐसा पढ़ना चाहिए। बालावबोध जो हमारे है, जिसका नाम मैंने आपको कहा उपदेश प्रसाद है, उपदेश पद है आदि, सब जो बालावबोध है वो लोगों को पढ़ने चाहिए। लोगों को और भी थोड़ा इंटरेस्ट, अगर साहित्य पद्य में इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है उनको ये जो माधवानल कामकंदला है ना वो पढ़नी चाहिए। पृथ्वी चंद्र चरित्र पढ़ना चाहिए। पृथ्वी चंद्र चरित्र में जिस प्रकार से वर्णन है, आप कालिदास और बाण भट्ट की बात करते हो ना, मैं आपको 100% कहती हूँ कि एक बार आप पृथ्वी चंद्र पढ़िए या आप फिर तरंगवती पढ़ लीजिए, आप मान जाओगे कि हमारे आचार्यों को वर्णन करने में क्या मतलब उनके पास जो स्किल था ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं छोटी सी एक बात कहती हूँ प्राची जी, 2 मिनट है ना हमारे पास, मैं छोटी सी आपको बात कहती हूँ। हमारे एक बब्बट सूरी महाराज से, वो एक स्टोरी है बट मैं कहना चाहूँगी कि हम वर्णन की क्या ताकत होती है। बब्बट सूरी सभा में वो व्याख्यान दे रहे हैं और स्टोरी कह रहे हैं, राजा आता है और उस समय उन्होंने नायिका का वर्णन कर रहे हैं। इतना अद्भुत, स्त्री के लक्षण क्या होता है, स्त्री की मानसिकता क्या होती है, वो किस प्रकार व्यवहार करती है, उसके व्यवहार के पीछे उसकी कौन सी मानसिकता होती है, वो सब डिटेल में बता रहे हैं। ये सुनकर राजा को शक होता है कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। स्त्री के बारे में ये आचार्य होने के बावजूद इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो घर में रहता हूँ, संसारी हूँ, फिर भी इतना नहीं जानता हूँ, तो ये कैसे जानते हैं। तो उसको शंका होती है और वो साधु महाराज के सामने देखे बिना चले जाते हैं। महाराज को पता चल जाता है कि राजा को मेरे पे शंका हो, मेरे चरित्र पर शंका हुई है। दूसरे दिन राजा आते हैं और वो दूसरी एक वीर रस की स्टोरी कहते हैं और उस समय वो इतनी सुंदरता से वीर रस की स्टोरी कहते हैं कि वो अचानक अपने इस म्यान में से तलवार निकाल देता है। तो ये हमारे ग्रंथों की ताकत है। तो आप पृथ्वी चंद्र, ऐसी ताकत, मतलब ये वर्णन में वो ताकत होती है, तो आप पृथ्वी चंद्र पढ़िए, आपको लगेगा कि ये सारी किताबें आपकी अपनी किताब है। आप हो सके तो समण सुत्तम पढ़िए। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि समण सुत्तम हमें डेफिनेटली, उसका तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो हमें पढ़ना चाहिए। अगर और भी थोड़ा आपको निकट जाना है और थोड़ी गहराई में जाना है स्टोरी के बाहर आकर, तो आप अध्यात्म कल्पद्रुम या अध्यात्म सार पढ़िए। किंतु आप सबसे पहले प्रबुद्ध रोहिणीयम पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि सुनने और ना सुनने में कितना फ़र्क है। मैं उसकी स्टोरी आपको नहीं बताने वाली हूँ, किंतु एक ऐसा नाटक है, जो नाटक सुनना, जो नाटक पढ़ना और जो नाटक के बारे में भी सुनना, एक आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब आप पूरे आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये हमारे व्यूअर्स के लिए क्यूरियोसिटी है कि प्रबुद्ध रोहिणीयम में क्या है। ट्रू। आखिर में आप विजन जिन शासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विजन जिन शासन के बारे में मैं क्या कहूँ प्राची जी। विजन जिन शासन ने आज मुझे ये मंच दिया और जहाँ पर मैं बड़े दिल से, मतलब पूरे इस आराम से जैन साहित्य की बात तो कर सके। ये तो हमारा ऑनर है कि आप यहाँ आए और अपने अपने व्यूज़ शेयर किए हमारे साथ। नहीं प्राची जी, जैन साहित्य सचमुच एक बहुत अवॉइड किया हुआ सेक्टर है, कुछ मीथ की वजह से, कुछ उसको कम वैल्यू देने की वजह से। मैं सच कहती हूँ कि इफ़ वी रियली वॉन्ट टू सेव अवर वैल्यू सिस्टम, वी नीड टू गो टूवर्ड्स दिस थिंग, बिलीव मी। शास्त्र और साहित्य में ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है। शास्त्र को समझने के लिए साहित्य माध्यम है। आप दोनों में ऐसे उसको इवेल्यूट अपने हिसाब से मत कीजिए। विजन जिन शासन अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिएटिव जगह है, एक क्रिएटिव बात है जो होने जा रही है। मुझे लग रहा है कि आज के समय में लोगों को सचमुच बात सुननी अच्छी लगती है अलग। तो जिस तरह से विजन जिन शासन ने अपने आप को स्प्रेड किया है, विस्तार किया है, अलग अलग विषय, उस विषय के अलग अलग विद्वान हैं जो अलग अलग तरीके से बात प्रस्तुत करते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं, बट क्रिटिकल विद द टाइम। सो ये इस टाइम का एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है कि 2024-25 में के समय में हम लोगों ने हमारे बारे में इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था। सो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि इस तरह से आज से पहले बात नहीं हुई थी। बात कैसे होती थी कि आप शायद कोई विद्वान है तो आपको मैं पूछूंगी, सर
आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपने कैसे शुरू किया, और फिर मैं आपकी तारीफ़ करूँगी। बट आज जिस तरह से आप मुझे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, आप जिस तरह से पूरे क्रिटिकल होकर, इन द पॉजिटिव सेंस, यू आर आस्किंग क्वेश्चन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये आज मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है कि विजन जिन शासन अपने आप में, ये जो हम क्रिटिकल थिंकिंग की ओर नहीं जा रहे हैं या बातचीत से दूर हो गए हैं, उसमें अपने आप में इस तरह से एक नई पहल भी है और ये स्प्रेड कर रहा है इस बात को, आओ मिलकर बात करें, सोचें, चर्चा करें, अगर अपनी गलती है तो अभी सुधार ले, किंतु आओ मिलकर बात करें। इसलिए मुझे ये बात अच्छी लगती है। विजन जन शासन के जो 15 पॉडकास्ट हो रहे हैं उसमें यू आर द ओनली फीमेल गेस्ट। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है और शायद एक सोचने की बात भी है और एक सपना भी है कि 2 साल बाद जब ये इंटरव्यू यहाँ हो रहे हो तो 15 में से 8 या शायद उससे भी ज़्यादा फीमेल गेस्ट हमारे पास प्रेजेंट है। जी प्राची जी, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ी क्रांति भी है कि 14 में से अगर मैं एकमात्र हूँ तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि जिन शासन के स्टेज पे आज महिलाओं को बोलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये विजन जिन शासन के लिए भी एक अपनी बड़ी बात हो गई और मेरे लिए भी एक बड़ी बात हो गई कि आई एम द पर्सन हु इज एंड यू आर द विथ मी, हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। किंतु विजन जिन शासन के बारे में मुझे 2-3 चीज़ कहनी ये है कि उनके पास 3 स्ट्रेंथ है और उनके पास 3 चैलेंजेस है। उनकी जो स्ट्रेंथ है ना जैनिक की, मैंने देखा है उनको तेजपाल के ऑडिटोरियम में, और उस समय मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा एक मंच देखा जो युवाओं से भरा था। उनमें श्रद्धा है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे थे, सबको पता था कि उसको क्या करना है। तो श्रद्धा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और थर्ड उनकी स्ट्रेंथ है क्रिएटिविटी, ट्रिमेंडस क्रिएटिविटी। द वे वो उन्होंने इतने सारे हमारे जो टेक्निकल माध्यम है उसको जैन शासन के उपयोग के लिए यूज़ किया है, वो एक बहुत बड़ी क्रांति है। मैं ये बात सोचती हूँ ना तो एज ए टीचर मुझे लगता है कि मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्यों मैं नहीं सोच पाई। मुझे कई बार ऐसा होता है, बट ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनमें श्रद्धा है। श्रद्धा की वजह से वो जिन शासन से जुड़े हैं, क्योंकि गुरु भगवान पर श्रद्धा है, उसकी वजह से उनके पास एक जवाबदारी भी है। गुरु भगवान ने उनको पूरे विश्वास से कह दिया कि जाओ, ये समुद्र तुम्हारा है। तो सब लोग अपने हिसाब से तैर रहे हैं, किंतु अपनी मर्यादा में तैर रहे हैं, और इसकी वजह से बेस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी यहाँ पर आती है। बट यहाँ 3 चैलेंजेस, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस है। एक चैलेंज आयु की है। जब मैंने कहा ना कि किसी चीज़, हमारी मीत आयु जब छोटी होती है ना तो लोग आप बहुत लाइटली लेते हैं, तो आपको उन्हें कन्विंस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो दे नीड टू पुट देयर मोर स्ट्रेंथ टू कन्विंस पीपल। ये एक चैलेंज है। दूसरी चैलेंज मुझे जो लगती है वो भाषा की चैलेंज है, लैंग्वेज। क्योंकि ये सारी युवा पीढ़ी अपनी मदर टंग से थोड़ी सी दूर हो गई है, तो अगर वो थोड़ी सी अपनी भाषा सीख ले तो ये चैलेंज भी अपने आप कम हो सकती है। क्योंकि आप मदर टंग से इंग्लिश अच्छी, निरंजन भगत करके हमारे कवि थे ना, वो कहते थे माध्यम गुजराती बेस्ट इंग्लिश, आपका इंग्लिश बेस्ट होना चाहिए, बट माध्यम तो आपका वो अपनी भाषा होनी, मदर टंग होनी चाहिए। तो उनके पास बेस्ट इंग्लिश है, बट अगर मदर टंग वो थोड़ा समझ लेना तो वो हमारा फ्लेवर समझ पाएगा। जो हमारे शासन के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, आप उसको राइट टर्मिनोलॉजी मिलेगी। तो ये एक आयु, लैंग्वेज। और तीसरी चैलेंज है मुझे जो लग रही है कि दे हैव अ गोल इन देयर लाइफ। एवरीवन हैज़ अ गोल, राइट, एम्बिशियस, एंड स्टिल दे आर कंट्रीब्यूटिंग। सो दे आर रियली बैलेंसिंग देयर लाइफ। सो बैलेंसिंग उनका बहुत अच्छा हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ ये बैलेंस उनके लिए चैलेंज ना बने, ये उनकी लाइफ में सरलता से आ जाए, तो फिर वो चैलेंज नहीं रहेगी। तो जैन शासन को उनकी कमिटमेंट की आवश्यकता है, जिन शासन को उनकी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, जिन शासन को उनकी एनर्जी की आवश्यकता है, किंतु ये अभी जैन समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी क्रिएटिविटी, इतनी एनर्जी जब हमारे जैनिज़्म के प्लैनेट पे आ रही है, प्लैनेट अब मेरे रूपक के फॉर्म में लीजिएगा कि जैनिज़्म के प्लैनेट पे आ रही है ना, तो समाज भी अगर एक शील्ड बनकर उनके आसपास खड़ा रहे तो ये बहुत बड़ा
नर्चरिंग होगा और बहुत ग्रो होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सैल्यूट टू योर एनर्जी, सैल्यूट टू योर कमिटमेंट एंड सैल्यूट टू योर श्रद्धा, बट एट द सेम टाइम बी फोकस्ड what you want to do, because your focus is very important for us, क्योंकि आपके फोकस पर अब हमारी आशाएं जुड़ी है और वो आशा को पूरा करने की हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम भी वो कोशिश अगर समाज करें और ये समय सिर्फ बातों में ना चला जाए, ये समय सचमुच एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का हो और हमें आने वाले कुछ सालों में कुछ मिले। थैंक यू। ये सब कुछ जो आपने बताया, ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कमिटमेंट तो पता नहीं कितना है, लेकिन गुरु भगवंत का गाइडेंस है, उनका विजन है और उनका सपना है, जो हम सौभाग्यशाली है कि हमें उसमें कुछ निमित्त बनने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात सही है कि पूज्य महाराज साहब है ना, एनर्जी से भरे हुए, सूर्य होता है ना, और उसके अगर कण भी चारों तरफ फैल जाए तो कितनी एनर्जी चली जाएगी। इस तरह से आप है, बट आपकी वो एनर्जी को टिकाने का काम भी तो हम सबका है। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ विजन जनशासन में जुड़े और आपने जैन साहित्य की अद्भुत बातें हमारे साथ की, अपने व्यूज़ शेयर किए और यंगस्टर्स से लेके फीमेल्स तक सबको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी इस दिशा में। उसके लिए हम आपका खूब खूब आभार मानते हैं। प्राची जी, आपका भी आभार, और ख़ास करके महाराज साहब को मैं वंदन करना चाहूँगी कि उनकी ये जो स्ट्रेंथ है, उनका ये जो विज़न है, वो एक शायद एक नई क्रांति की ओर हमें ले जा रहा है। हम सब उसके साथ जुड़े और हम सब श्रद्धा और आशा के साथ उसके जुड़े और हमारी एनर्जी उसमें लगाए। थैंक यू। सो टीम जैनिक की ओर से हम आपको एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहेंगे कि आपने अपने वैल्यूएबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए और विजन जनशासन में शोभा बढ़ा दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।